तो मैंने कहा कि अप्रूवल पेंडिंग आ रहा हो तो यहाँ से मैं कर देता हूँ, तब भी रिफ्रेश जब तक नहीं करोगे ऐप को तब तक वो चालू नहीं होता, बंद करके चालू करना पड़ता है। कई बार ऐसा हो जाता है, टेक्निकल चीजें हैं इत्यादि आदि अनादि। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, लिख करके आ रहा है वहां पर कि रिकॉर्डिंग हो रही है, चल रही है। विषय वस्तु पर आ जाते हैं। ठीक है, ये जो क्लासेस हैं ये स्पेशली क्लासेस हैं इंटरव्यू की। किसकी? इंटरव्यू की क्लासेस होने वाली हैं ये। किस विषय वस्तु को लेकर के हैं ये? हिस्ट्री स्पेशल। ठीक है, इतिहास की विशिष्ट क्लासेस जिसको कहा जाए उस पर है। सबसे पहली चीज, इसका एक रजिस्टर बनेगा छोटा सा पतला सा। इसका एक छोटा सा पतला सा रजिस्टर बनेगा। तो मान लीजिए अभी जैसे रजिस्टर नहीं बनाया हो ना, तो बना लेना अपना अपना, जो भी बता रहे हैं नोट डाउन कर लो विधिवत। ये सबसे कीमती चीज कहलाता है। मार्केट में जाओगे 10 प्रकार की किताबें आपको मिल जाएंगी। केवल इंटरव्यू की किताब ये है, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट ऐसे करें वैसे करें। ठीक है, वो पता चला जिनने लिखी उनकी खुद ही की डेवलप नहीं है, उनको भेज दो टफ सिचुएशन में तो सच्चाई पता चल जाए। दूसरों को उपदेश देना बड़ा आसान होता है कि आप ऐसा करिए आप वैसा करिए, कोई कितना ही उपदेश दे रहा हो, जब व्यक्ति की खुद की बारी आती है ना तब सच्चाई पता चलती है भैया मामला क्या है दुनिया का। ठीक। और इंटरव्यू एक बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत जबरदस्त चीज, ध्यान रखना। इंटरव्यू, इंटर यानी इंटर साइड, इन साइड वाला, एंटर होने वाला, इंटर, दो के बीच का, दैट इज अ इंटर। एक प्रकार का उपसर्ग कहलाता है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं अपन प्रीफिक्स। इंटर सिटी, इंटर कॉन्टिनेंटल, फलाना ढिमका, यानी दो, दो, जैसे कहा जाए इंटर सिटी यानी दो सिटी को जोड़ने वाली बस। इंटर स्टेट बस यानी ऐसी बस जो एक राज्य से चल के दूसरे राज्य में जाती है। इंटरव्यू, दो विभिन्न जो व्यक्ति हैं उनका व्यू, सोच, मानसिकता, विचारधारा किसके सापेक्ष है कि नहीं, जो मानदंड रखे गए हैं, जो स्टैंडर्ड सुनिश्चित किए गए हैं उसके सापेक्ष। ठीक है, उस चीज को देखा जाता है, क्रॉस चेक किया जाता है। मानदंड क्या है? बहुत सारे मानदंड हैं, डिस्क्राइब भी किए जा सकते हैं और नहीं भी किए जा सकते पूर्ण रूप से। पहला मानदंड तो यह है कि जिस विभाग का इंटरव्यू है, जिस फील्ड का इंटरव्यू है, उसके हिसाब से आप सुटेबल पर्सनैलिटी है कि नहीं है। किसी का धंधा है कि बोले अपन को कस्टमर को मूर्ख बनाना है, आपका व्यक्तित्व मूर्ख बनाने लायक है कि नहीं, आप गंजे को कंगी बेच सकते हैं कि नहीं। बोले नहीं हम नहीं बेच सकते, वो कहेंगे भाग जाओ, हम बहुत ईमानदार हैं, तो कहेंगे भाग जाओ तुम। समझिए इस बात को। कोई है ऐसा कि बोले साहब जी इतिहास विषय का इंटरव्यू, तो बोले साहब जी तुम्हें कितना क्या ज्ञान है इतिहास का। पॉइंट वन। पॉइंट टू, इतिहास में भी बोले साहब सबसे हायर एंट्री लेवल, इससे हायर कोई होती ही नहीं है। वो क्या है? बोले वो है असिस्टेंट प्रोफेसर, उससे ऊपर कुछ होता ही नहीं है। एंट्री लेवल, एंट्री लेवल क्लास 2 बनने वाले हैं आप। तो पहली बात तो अपने आप को समझें, अपने आप को नहीं समझ रहे हैं तो उसको समझें, उस गरिमा को जहां आप जाने वाले हैं कि एंट्री लेवल पर आप क्या हैं, क्लास 2, बल्कि क्लास 2 से आगे हैं। इस बात को आप समझिए। इसके बाद में जब कभी को प्रमोशन होगा तो आप क्लास 1 ऑफिसर कहलाएंगे। ये एंट्री लेवल। फिर और ऊंचाइयों तक जितना चले जाओ आप, वो एक अलग बात है कि कल को बोले साहब जी उच्च शिक्षा मंत्री बन जाओ आप, मध्य प्रदेश के नहीं पर भारत ही के बन जाओ। ठीक है, सेक्रेटरीट लेवल पर कोई अच्छे पद पर ऐसे आ जाए, कोई स्पेशल फील्ड दी जाए, कोई कमिटी दे दी जाए, उसका अध्यक्ष बना दिया जाए, पचासों आपके लिए कैरियर ऑप्शन, बहुत ही ग्लोरियस मूवमेंट इत्यादि हो सकते हैं। ठीक है, तो बोले नहीं वो सीएम साहब आए हैं, सीएम साहब से मिल लो भैया। मिले, अपन ने व्यवस्थाएं देखी हैं कि इत्यादि वगैरह, उनने देखा आपका इंटेलेक्चुअल लेवल, उन्होंने कहा यार ये बंदे को हमारे पास रहना चाहिए। इंटेलिजेंट लोगों की वैसे ही बहुत कमी है, काबिल लोगों की वैसे ही बहुत कमी होती है। तो जैसे ही वो पकड़ में आता है, जहां दिख जाता है बंदा, उसको अपन ऐसे उठा लेते हैं। कई बार किस्मत अच्छी होती है तो उठा लेते, और कई बार किस्मत खराब है तो आंखों के सामने से गुजर गया, परंतु
लाइफ में अवसर नहीं मिल पाए, ऐसा भी होता है। तो ईश्वर से मनाओ कि ना केवल हम में काबिलियत रहे बल्कि दुनिया की नजर में भी आ जाए, ये चीज है। तो उस फील्ड के पर्सपेक्टिव मानदंड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। प्लस, अच्छा मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ क्लास 2, बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, कोई घमंड अहंकार वाली बात नहीं है। आप जहां जा रहे हो ना, वहां घुसने के जो मानदंड है वो थोड़ी सी टफ है। घुसने के बाद में तो फिर सब मजेदार ही है। बोले काम क्या है, बोले काम ही नहीं है। ठीक है, और कभी कभी तो इतना है कि बोले साहब सिर में दर्द होगा। स्वाभाविक सी बात है कि आपको 4 दिन कोई काम नहीं पड़ा, 5 दिन कोई काम नहीं रहा, आराम किया आपने या थोड़ी बहुत ऐसे ही काम किया, तो बाकी के 25 दिन में आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ सकता है। कोई 1 आध 2 दिन तो आपके ऊपर एकदम से बहुत सारा काम आ सकता है। जैसे मैं आज अवकाश पे हूँ, जैसे आज मैं अवकाश पे हूँ, परंतु आज बहुत काम रहा, भयंकर, भाग ही रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। तो बताना मैं आपको ये चाह रहा हूं कि जो इंटरव्यू होता है उसमें ये मानदंड देखा जाएगा कि साहब उस लेवल पर आप वर्क कर पा रहे कि नहीं, उस लेवल पर, यानी उसके जो मानदंड सुनिश्चित किए गए हैं उस पर कई मानदंड हो सकते हैं। पहला तो ये है कि भैया उसकी गरिमा को लेके चलो। एक सिविल सर्वेंट ही हैं आप या बनने वाले हैं आप। सिविल सर्वेंट का मतलब होता है कि आपकी कोड ऑफ कंडक्ट, वर्क प्रोफाइल, बिहेवियर, एटीट्यूड, वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ प्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें लगना चाहिए कि हाँ चपरासी नहीं हो। क्या हो, ये लगना चाहिए। भले ही नहीं है पर दिखना तो इतना चाहिए, एटलीस्ट पॉइंट 1। प्लस, हर जगह केवल ज्ञान नहीं देखा जाता कि आपको इस विषय का इतना नॉलेज है, इतना है। कम है चलाया जाता है, बहुत क्लियर बात है। आपको ज्ञान कम है, चलाने लायक है, चलाया ही जाता है। हर किसी को हर पल हर प्रकार का तथ्य, फैक्ट, कॉन्सेप्ट याद रहे या याद आ जाए आवश्यक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल बात करिए। तो फिर जरूरी बात क्या है? जरूरी बात यह है कि भले ही आपको तथ्य, वह आपको फैक्ट, वह आपको कॉन्सेप्ट तुरंत में रिकॉल नहीं हो पा रहा, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, एट द सेकंड नहीं हो पा रहा, परंतु उस स्थिति को आप एक इंटेलेक्चुअल लेवल से कैसे हैंडल करेंगे, ये रिक्वायरमेंट होती है इसकी। चाहे आप क्लास 1 में एंटर हो रहे हो, चाहे क्लास 2 में एंटर हो रहे हो, कि वो दिखना चाहिए कि आपके द्वारा जो डिसीजन लिया गया, डिसीजन मेकिंग जो था आपका, वो इस दर्जे का नहीं था बल्कि इस दर्जे का था। समझ पा रहे हैं? ये होता है डिसाइडिंग एक फैक्टर। जरूरी नहीं है कि ज्ञान बहुत ही ज्यादा उबाल मार रहा हो, नॉट मोर इंपॉर्टेंट, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है। दूसरी बात कि साहब जिस पद पर आप जा रहे हैं आपको उसी पद का काम दिया जाए, उसी पद की इज्जत दी जाएगी। जैसे जैसे चीजें आपके साथ गुजरेंगी तो बोले साहब कौन है ये, बोले अरे वो हैं। बोले अच्छा इस पद पे हैं, तो अरे भाई साहब आराम से, वो है। पता चला अपन ही सोच रहे, अपन उनसे कर रहे कि जयराम जी की, वो कह रहे सर प्लीज, बोला अरे सर 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 सर, वो कर रहे हैं। अपन को लगा कि नहीं हमें जाके, पता चला वो आपको खुद ही बता देंगे। बोला अरे सर सर कैसी बात कर रहे थे, अरे सर सर सॉरी सर सॉरी सर। आपको वो लेके चलना है जो आपको प्राप्त हुआ है या होने वाला है, ये अनिवार्य है। उस गरिमा को आप भंग नहीं कर सकते, वरना उस ग्रुप से आपको हटा दिया जाएगा। इस बात के लिए समझ लीजिए, उसमें दंडात्मक प्रावधान होंगे फिर, और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी कि साहब आपको कार्य दिया गया है, जानकारी दी गई है आपको, आपको किसी चीज का कमेटी का हेड बनाया गया है, पूरे के पूरे वहां कॉलेज में डिसीजन आप ले रहे हैं, आपके साइन लगेंगे, आपके सिग्नेचर लगने हैं। फलाने में है, आप प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, ठिकाने में हैं, तो एक कमेटी बनाई गई है, आपके सिग्नेचर लगेंगे। सिग्नेचर का मतलब होता है कि आपने सहमति दी है कि हाँ मैं इस चीज का हूं, प्रमुख हूं या मेंबर हूं। कल को कोई ऊंच नीच होगी तो कार्रवाई होगी आप पर। इस बात को भी दिमाग में रख लीजिएगा बिगिनिंग से ही। अर्थात जिम्मेदारी भी है और भय भी है कि आपको उस कार्य को लेकर के चलना है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, इसके साथ साथ बहुत अधिक ज्ञान हो अथवा ना हो, अपने संबंधित फील्ड का, विषय का आपको इतना ज्ञान तो हो कि कहीं पर भी सिर झुकाना ना पड़े। अर्थात आप जिस विषय के टीचर, प्रोफेसर इत्यादि वगैरह बनने वाले हैं,
उस विषय को लेकर के आपसे कुछ एक चीज तो होगी, पूछा जाएगा कि भैया इस बारे में बताइए। ठीक है, एक बात तो आपसे पूछी गई। ये क्या होती है, ये ऑप्शनल होती है चीजें, कि आपसे पूछा गया और आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे ध्यान नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे नहीं मालूम। चलता है, चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। कब, जब आपसे पूछा जा रहा है। लेकिन यदि आपको कभी कमेटी के सामने या कहीं पर रिप्रेजेंटेशन के लिए भेजा जा रहा है और वहां पर 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, और उस प्रकार की कोई ऐसी चीज सामने आ रही है, तो कहेंगे भैया ये वाला जो विषय है, बोले ये वाला विषय बॉटनी का, तो बोले बॉटनी वाले सर से पूछो या मैम से। ये वाला विषय जो सोशियोलॉजी का, तो सोशियोलॉजी वाले सर या मैम से पूछो। ये वाला विषय जो इतिहास का है, और सबसे ज्यादा काम इतिहास वाले प्रोफेसर को, ये बात ध्यान रखना। बोले साहब एक काम करो, भारतीय ज्ञान परंपरा भी जुड़ गया है, प्राचीन भारतीय अतीत गौरव, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, उसका प्रोग्राम है। मंत्री जी आ रहे हैं, सीएम साहब आ रहे हैं, कलेक्टर साहब आ रहे हैं, फला फला फला। बोले कौन देखेगा, बोले साहब ये हैं इतिहास विषय वाले। तब आप वहां नो नहीं बोल पाओगे। हो सकता है आपको टाइम दे दिया है, बता दिया है कि कल आएंगे परसों आएंगे, या हो सकता है एकदम से कोई बात निकल आई और फिर कहेंगे कि आप बताइए, आप क्लियर करिए। तो वहां ये नहीं होना चाहिए कि अरे हमें तो याद ही नहीं आ रहा है, इतने में तो कुछ कार्रवाई विशेष तो नहीं होगी आप पर आप अपनी डिग्निटी को खो देंगे, आप अपनी प्रतिष्ठा को खो देंगे। ये सबसे बड़ा नुकसान है जीवन में, इस बात को हमेशा याद रखना। तो तैयार रहना उस बात के लिए, अपनी चीजों को अपग्रेड रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि जहां ऐसी कोई टफ सिचुएशन आती है तो बाकी जो प्रोफेसर हैं या न्यू अपॉइंटेड असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि, वो सब भागने लगते हैं। बोले कंप्यूटर चलाते आता, बोले नहीं हमसे तो नहीं आता। लो, बोले तुम्हारे पास कंप्यूटर का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है? बोले नहीं आता। ठीक है, आप वहां काम चोरी करके बच सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। जहां पर कोई सिर पर काम ही आ गया एट द मोमेंट, तो जहां पर आप बच के भाग रहे हैं तो वो दिख रहा है 4 वरिष्ठ लोगों को, तो फिर गर्दन पे तलवार रखी है, समझ लो इस बात को। वहां आपको परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, इस बात को आप समझिए। आपको उस वस्तु स्थिति को, उस स्थिति को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि वहां से 4 प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी नाक कटवा के जा चुके हैं और सबने देखा है कि नाक कटवा रहे हैं ये, बहुत साफ शब्दों में। तो बोले अब कौन बचाएगा? तो तब आपको करना पड़ता है कि जब भी मान लो कहीं फंस जाओ, हमें बता देना, हमें आगे करना, हम निपट लेंगे। बोले क्या? बोले सर वो फलाना विषय था, उस पर बात करनी थी, ढिकाने विषय पर कंटेंट अपने पास में कम है। ठीक है, बात करनी, बोले अपन कर लेंगे। देखो इस बात को समझिए, कभी भी कोई सी भी फील्ड हो, इन बेसिक बातों को समझिए। कोई सी भी फील्ड हो, मैंने कहा, वहां पर मुद्दा ये नहीं होता कि आपको उस विषय वस्तु का कितना क्या ज्ञान है। बोले ज्ञान नहीं है तो हम तैयार कर लेंगे, ये समस्या नहीं होती कभी भी। वो तो कर ही लोगे, आप काबिल हैं आप, नो डाउट। समस्या ये कभी भी नहीं होती। समस्या क्या होती है? समस्या ये होती है विद इन अ टाइम, न्यूनतम समय में, कम से कम समय में उसको तैयार करना है। कम से कम समय का मतलब है, आप सोच रहे हैं मैं इसको तैयार करके कल लाऊंगा, वो कह रहे हैं नहीं अभी 15 मिनट में करना है, कम समय में करना है। ये होती है समस्या। आप तैयार कर लेंगे 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 50 दिन में, मुद्दा वो नहीं होता। मुद्दा क्या होता है कि कम समय में तैयार करके प्रस्तुत करना है। तो अपने आप को वहां से डेवलप करना चालू करिए। नहीं समझ में आया होगा, कुछ स्पष्ट कर दूं। मैंने कहा किसी भी फील्ड में, मान लो कि अपन भाग लेने के लिए जा रहे हैं लिटिल चैंप में, ठीक है, डांस वांस करना है वहां पर। अपन जा रहे हैं सारे गांवों में भाग लेने के लिए, इत्यादि वगैरह। क्या क्या सीरियल होते हैं मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं आ रहा याद। बोले साहब डांसिंग का है, ठीक है, और ये सिंगिंग का है, इत्यादि। पढ़ाई लिखाई की तो अलग फील्ड है। वहां पर जो भी विद्यार्थी, व्यक्ति, पर्सन जो क्वालिफाई करेगा, जो फेल हो जाएगा वो तो बोले साहब डिस्क्वालीफाई, आउट। तुमसे तो ज्यादा कोई बात ही नहीं है, एक आध दो शांति नदी, बात खत्म है। किनसे बात कर रहे हैं? जो सेलेक्ट होंगे उनसे बात करेंगे, और उनको कहा जाएगा कि तुमने ये बहुत अच्छा डांस किया। ठीक है, एक बंदा है, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं है, जोयाल करके था वो स्पेशल अपने डांस वांस के लिए, कुछ के लिए जाना जाता, उसमें आया था वो। कौन सा वो डांस करता है, वो रुक रुक के डांस करता है, वो क्या बोलते हैं उसको, है ना, उसमें आया था वो बंदा। तो बोले नहीं, नो डाउट बहुत अच्छा डांसर, तो आप इसमें कोई दो मत नहीं। एक वो बंदा था, एक और कोई और था वो। तो उससे यही कहा गया कि बोले क्या डांस करते हो तुम्हारे ये जो मूव है बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे स्क्रीन को पॉज कर दिया गया हो, वाह अच्छा करते हो।
नो डाउट, तारीफ करी। लेकिन अब बात देखो वहां से चालू होगी कि बेटा ये तुमने कितने समय में तैयार किया? बोले सर कई साल लगे। तब वहां पर उस बंदे ने वो बात बोली थी जज ने, मुझे आज भी याद है। बोले बेटा ये मुद्दा नहीं है कि तुमने इसको इतने इतने वर्षों में तैयार किया। कई कई बार हम लोगों को टास्क मिलता है डायरेक्टर्स के द्वारा इत्यादि के द्वारा अपनी इंडस्ट्री में, अपनी फील्ड में, और कहा जाता है विद इन अ टाइम, अगले 4 दिन के अंदर इसका डांस मूवमेंट तैयार करके दीजिए। क्या तुम 2 दिन 4 दिन में इतना तैयार कर सकते हो? अपना शो आज है, अगला शो अपना शूट होने वाला 2 दिन बाद, तुमसे कहा जाए कुछ नया मूवमेंट नया डांस तैयार करके दो, क्या तुम 2 दिन में तैयार करके दे सकते हो? मुद्दा ये है। मुद्दा ये नहीं कि तुमने 2 साल में बहुत अच्छा करके लाया। मुद्दा ये हर 2 दिन में तो अच्छा करके देना है। क्या तुम इतना कर सकते हो? ये होता है कभी भी। ठीक है। तो इससे क्या होता है, फिल्टर्ड होते हैं पर्सन। काफी समय में कोई तैयार नहीं कर पाया, काफी समय में कोई तैयार करके लाए, इतने लोग हैं, उनसे कहा गया कि बोले इतने कम टाइम में तैयार करो, वो लोग और छटके इतने से हो जाते हैं। इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन थ्योरी। बात समझ में आ पा रही है? ऐसा ही इतिहास विषय पर भी है। हर विषय में मैंने कहा इन बातों को माइंड सेट को बनाकर चलिए, और आप स्वयं अपने मानदंड तय करते हुए चलिए। सारी बात का सार ये है कि आपको कम टाइम में तैयार होना पड़ता है, रेडी होना पड़ता है। क्या आप हो सकते हैं रेडी? बस इतनी बात है। ठीक बोले नहीं हम रेडी तो हो जाते हैं। बोले कितनी देर में रेडी होके हमारे साथ चल सकते हो, फलानी जगह जाना है? बोले 1 घंटे में। अभी नहाएंगे, फिर लिपस्टिक क्रीम पाउडर इत्यादि इत्यादि इत्यादि। बोले नहीं, 15 मिनट में रेडी में तो चलना है, रवाना होना है, टाइम से पहुंचना है वहां पर। क्या आप इतने में हो सकते हैं? ये है रियल चैलेंज इन दी लाइफ। माइंड सेट अपना क्लियर रखें। बोले हाँ हम 15 मिनट में भी हो सकते हैं, और हम 10 मिनट में भी रेडी हो सकते हैं, और 1 घंटे में भी हो सकते हैं। आप बताओ अभी फिलहाल में क्या प्रस्तुति करना है? ये होता सबसे मेन चीज। क्लियर? ऐसा ही आपका इतिहास विषय पर भी है सर जी। इसलिए मैंने कहा हर फील्ड इतिहास विषय पर आओ आप। इतिहास में आपने बहुत पढ़ा हुआ है, रिटर्न एग्जाम आपने क्वालिफाई करके आए हो, कोई मामूली लोग नहीं है आप। इसमें कोई दो मत नहीं। ये बात मैं भी जानता हूं, मानता भी हूं, वो भी जानते और मानते भी हैं। इस बात को आप समझिए। तो टास्क क्या है? टास्क ये है कि विद इन अ टाइम पीरियड जब वो क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां पर इतिहास विषय का, क्विक रिकॉल होना चाहिए। पॉइंट वन, सबसे पहली फास्ट रिकॉलिंग पावर होनी चाहिए। मुद्दा ये नहीं है कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, वो सब मैं बता दूंगा, वो सब मैं बताऊंगा आपको। परंतु मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो मैं आपको ये बता रहा हूँ। विद इन अ टाइम पीरियड, विद इन अ सेकेंड, सेकंड के 1000वें हिस्से में आपको रिकॉल करना है। सीधे कह दी, बोले एक काम करो, मध्य प्रदेश की मोनालिसा कैसे कहते बताओ? अब आपको कितना टाइम मिला? फटाक से। जब तक आप सोच रहे हैं अगला क्वेश्चन आ चुका है, अगला क्वेश्चन आ गया। सीधे वहां प्रेजेंट ऑफ माइंड प्लस हिस्ट्री चाहिए आपको। क्या चाहिए? दो बातें, प्रेजेंट ऑफ माइंड प्लस हिस्ट्री एंड फास्ट रिकॉलिंग पावर। ये दोनों तीनों चीजें आपको एक साथ चाहिए। ये मानदंड कहलाया। इसको अभी से मेंटेन करते हुए हम तैयार रखेंगे। पॉइंट नंबर, क्लियर है? और भी ऐसे 50 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप में से तो कोई बोलता नहीं, पार्टिसिपेट नहीं करता, समस्या ये है। मेरा मानना है कि कम से कम हाथ तो उठाया करो, इसलिए बोले सर हमें आंसर नहीं मालूम। मालूम है तो और अच्छी बात है, परंतु नहीं मालूम है वो उससे भी अच्छी बात है। और उससे भी सबसे अच्छी बात यह है कि हम इस बात को मानते हैं कि सॉरी हमको बोलना है। क्या इंटरव्यू बैच में, इंटरव्यू बोर्ड में, जब आपका इंटरव्यू चल रहा होगा, वहां पर ऐसे काम चल जाएगा कि बस अपन चुप्पी से आप चले जाएं और चले आए, क्वेश्चन वो पूछें, अपन बोले कि साहब कुछ भी नहीं बोले, चल जाएगा? नहीं चलेगा। कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। सॉरी तो बोलना पड़ेगा कि सॉरी सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ तो बोलोगे कि बस ऐसे चुप्पी चाप? और ऐसे चुप्पी चाप रहेंगे तो फिर नंबर कम मिलेंगे कि ज्यादा मिलेंगे? सिलेक्शन वाले मिलेंगे कि के बाहर होने वाले मिलेंगे? या आप सोचें। बाहर होने। तो ये क्या है कि अभी से डेवलप करिए, अभी से। जो चीज नहीं मालूम, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं।
कृष्ण कुमार जी का अप्रूवल कर दिया था ना आपने, तो है क्लास में कृष्ण कुमार जी? मेरे पास फोन आया था, जुड़ नहीं पा रहे थे सर, तो मैंने कहा लिंक तो डबल से एक बार निकल के जुड़ ली। हाँ, उनसे कहिए ऐप को बंद करके चालू कर लें, जुड़ जाएगा। हाँ मैंने बोला रिफ्रेश था, नहीं हो फिर पाया डबल वो। दोबारा बोलूं? नहीं नहीं, रहने दीजिए, बाद में देख लेंगे। ओके। ओके। यहाँ से तो कर चुका हूँ मैं। हम्म। हेलो सर। जी। सर हम्म। आपने बताया सर एमपी में क्लास 2 ऑफिसर होता है, जी, असिस्टेंट सबसे प्रोफेसर। पहले नाम और शहर का नाम, ताकि मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ मैं किससे बात कर रहा हूँ। जी सर, शुभम तिवारी बोल रहा हूँ सर, ग्वालियर से। हम्म। सर हरियाणा में सर जो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है वो फर्स्ट क्लास ऑफिसर, ऐसा मैंने सुना है सर। 2022 में उसको हम्म। ऐसी अधिसूचना जारी की थी। हम्म। तो क्लास 1 होता है सर, और मैं ये जानना चाह रहा था सर, आपके मतलब इस बैच में कुछ हरियाणा के एचपीएससी अभी इंटरव्यू होने वाले हैं एक्चुअली हमारे, तो कोई है कैंडिडेट जिन्होंने एचपीएससी का दिया हो? हरियाणा एमपीपीएस हरियाणा पीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर दिया हो, कोई है क्या इस बैच में? यदि हो तो संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है? बाद में भी कोई सुने, रिकॉर्डिंग पर ये रहेगा, तो कोई हो जिसने हरियाणा पीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया हो तो संपर्क कर लीजिएगा, है ना? आशीष जी से, शुभम तिवारी शुभम जी, सर। ग्वालियर, है ना? वो शुभम तिवारी जी ग्वालियर मुरैना वाले जो हैं, है ना, उनसे संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। जैसे क्लास 1 और क्लास 2 को लेकर के है, तो ये बड़ा है मामला, लफड़ा है ये। एक्चुअली क्या है, आपकी नियुक्ति जरूर कर रही है एमपीपीएससी यानी स्टेट, और एमपीपीएससी के पास में जो राइट है वो केवल क्लास 2 के लिए अपॉइंटमेंट करता है, उस हिसाब से तो क्लास 2 कहलाए आप, ठीक है? लेकिन खास बात ये, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का ग्रेड पे स्केल इत्यादि वगैरह होता है, एमपीपीएससी या कोई भी पीएससी स्टेट सर्विसेज के हाईएस्ट जो पद कहलाते हैं, सो कॉल्ड पद, जैसे बोले सर डीसी हैं, डीएसपी हैं, उनका 5400 ग्रेड पे होता है, यदि आप गौर से देखें तो, है ना? छठवें वाले में, सातवें वाले वेतनमान में, उन सब चक्करों में ना पड़े, अगर गौर से देखें अपन अच्छे से, तो होता है उनका 5400 ग्रेड पे, आपका होता है 6000 ग्रेड पे, यानी आपका उनसे भी ज्यादा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये यूजीसी के, उच्च शिक्षा के, केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुरूप होता है, ठीक है? और अपन को जरा सा बस लिफ्ट मिल जाए कि हम क्लास 2 से थोड़ी सा ऊपर आ रहे हैं, तब हम उसको क्लास 1 बना देंगे, ये होता है। परंतु अगर देखा जाए कैडर वाइज तो क्लास 2 ही कहलाएगा। प्रमोशन वमोशन इत्यादि के पश्चात में रहता है कि नहीं, हमको उस नाम से जाना जाए। तो कई लोग ये क्वेश्चन मुझसे पूछ चुके हैं पहले भी, कि बोले सर वो तो कह रहे क्लास 1 में आते हैं, आप कह रहे हैं क्लास 2 में आते हैं, आप छोटा करके हमारे इसको क्यों बताते हैं? तो फिर हमको बताना पड़ा कि छोटा करके या बड़ा करके बताने से ना अपन छोटे हो जाएंगे ना बड़े हो जाएंगे, जो मूल विषय वस्तु उसका ज्ञान अपन को होना चाहिए, बस इतनी सी बात है ना? जी सर। चलो सर आगे बढ़ते हैं। जी बोलिए बोलिए बोलिए। सर मैं अतुल जमरे बड़वानी से। सर आपने हाँ बोला जी। था पीएससी की साइट पे जो फॉर्मेट रहेंगे उसमें सर एक डला हम्म। है, तो वो सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2024 का है सर, तो वो किस लिए डला है सर? उसमें सब्जेक्ट नहीं है कुछ, वो ठीक है, लगेगा क्या? उसको वो भी लग सकता है, मे बी पॉसिबल, जो एपी 2024 का डला हुआ है, बट एमपीपीएससी है ये, एमपीपीएससी को समझिए, ठीक है? वो बिल्कुल राउडी राठौर है, वो क्या है, बिल्कुल राउडी राठौर है। क्या? कि जो वो बोलते हैं वो करते हैं, परंतु जो वो नहीं बोलते हैं वो डेफिनेटली करते कि हैं। वो समझ में आई बात? तो समझिए बात को, अभी जब वो दोबारा मंगाएंगे, जब वो नींद से जागेंगे, बोले अरे हाँ शेर जागा, अब किसको बुलाना है? बोले साहब एपी हिस्ट्री वालों को, बोले जारी करो उनका इनएक्सेप्ट कल ही, और भेज दो परसों उनको, और वो कहेंगे अरे सर इतनी जल्दी कहाँ से हैं? बोले तुम मत आना, भग जाओ, तुम्हारी टेंशन वो। ये कौन है? ये एमपीपीएससी है, इस बात को समझिए।
तो उसके लिए अपन को तैयार रहना पड़ता है, तो अपन कर लेंगे, वो अभी आएगा इनेक्शन, मत हो परेशान। वो अपने हाथ का विषय नहीं, बस नजर रखना, पता नहीं उनकी बुद्धि कब और कब वो अपलोड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं विषय वस्तु पर। तो पहली चीज तो हो गई एटीट्यूड, ठीक है, एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, वे ऑफ थिंकिंग, मानदंड यहां सुनिश्चित करने की यार क्या बनने वाले हैं अपन। क्योंकि आपका जब भी कोई देखेगा, ठीक है, तो आप बताओगे, बोले कहाँ आए हो, बोले भैया काय के लिए आए हो, कुछ के लिए ज्वाइनिंग वाइनिंग के लिए आए हो, बोले हाँ वो सरकारी नौकरी है उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने हम ट्रेन से जा रहे हैं, तुम्हारे बगल में बैठे। बोले हम भी तो जा रहे हैं। बोले अच्छी बात है। बोले काय का है तुम्हारा? तो पहले तो जैसी बात आई काय का है तुम्हारा, तो बोले असिस्टेंट प्रोफेसर का है। तो पहले तो कुछ सेकंड में उसको समझ में नहीं आएगा, फिर वो कहेगा अच्छा यार शायद वही वहां अतिथि विद्वान के रूप में होगे तुम। पहली फर्स्ट साइड तो ये आएगा, मतलब कहना चाह रहा है सामने वाला कि अच्छा मतलब हम प्राइवेट ही बराबर हैं, उस बराबर भी नहीं है, वो एक तो ये कहना चाह रहा है। हालांकि काम काम होता है साहब, सच्चाई तो ये है, परंतु दुनिया की बता रहे हैं हम आपको। फिर दूसरा वही समझ में उतना नहीं आएगा उसको, तो फिर पर उनसे अपन पूछेंगे भैया आप काय का? बोले फलाना फलाना क्लास 3 का 4 का ढिकाना का हम ज्वाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा कई बार होगा। जब वो बात थोड़ी देर सोचेंगे उसके बाद में समझ में आएगा कि यार असिस्टेंट प्रोफेसर काय का बोल रहे हैं, मतलब कि क्या बोल रहे हैं। बोले व्यापम के थ्रू हुआ था क्या? बोले नहीं साहब जी, जितना समझदार आदमी होगा वो तुरंत सेकंडों पकड़ेगा, उस फील्ड का जानकार होगा, और जितना नहीं होगा उतनी देर से पकड़ेगा यार क्या कह दिया सामने वाले ने। जितना समझदार आदमी होगा उतनी तेज उसको झटका लगेगा सेकंडों में। बोले असिस्टेंट प्रोफेसर वो कौन सा वाला बैच है? बोले बोले अरे तुरंत सुरमा चेंज हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर बात हो जाती है। और नहीं तो अपन ऐसे ही खड़े हैं तो अपन ऐसे ही लग रहे हैं, फालतू ही नजर आ रहे हैं हम तो। बोले साहब ठीक है क्या है, जहां बात की शुरुआत होगी तब समझ में आएगा कि बोले अरे साहब जी इंपॉर्टेंस है साहब उस बात का, और इसका प्रैक्टिकल आपको दिखेगा। आप जैसे ही पद पर आएंगे ना, ज्वाइनिंग वाइनिंग होगी या होने वाली होगी ना, तब आपको इसका इंपॉर्टेंस दिखेगा, इंपॉर्टेंस दिखेगा कि साहब जी पता चला एसडीएम साहब ने बुलाया है, वो भी कहेंगे आइए सर प्लीज सर बैठिए सर, सर आप बताइए सर। समझ में आ पा रही बात क्या कह रहे हैं? और ये बातें केवल कोई कथा कहानी नहीं है, जो देख रहे हैं, जो हो रहा है, जो चीजें चल रही हैं, हम उसके सापेक्ष आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो इनिशियल लेवल ही होता है, परंतु उसके बाद में अपनी जिम्मेदारी बढ़ती है। समझिए बात, वो जिम्मेदारी ये बढ़ती है कि अब जब अपन मुंह खोलें तो वहां दिखना चाहिए कि हाँ उस लायक हम हैं भी, उनको ना लगे कि यार हमने जबरदस्ती इनको ज्यादा इज्जत दे दी, ये तो ऐसा ही है। और ये सारी चीजों का निर्माण होता है यहाँ से, सोच से। सोच हमारी अच्छी बना के रखी हमने, अपने मानदंड अपने हमने सुनिश्चित करके रखे, अपना अनुशासन हमने खुद सुनिश्चित करके रखा, डिसिप्लिन अपना कोई हमें क्या बताएगा, हम पहले ही अपना डिसिप्लिन सुनिश्चित करके उसको फॉलो करेंगे। ये सोच है, ये हमारा निर्माण करती है, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं मुख्य मुद्दे पर, अगले मुद्दे पर, कि जैसे आपका हिस्ट्री है साहब जी, तो हिस्ट्री में वहां पर अपन को मना नहीं कर पाएंगे, हमने कहा कई प्रकार के क्वेश्चनों में इतिहास के, और इक्का दुक्का क्वेश्चन पर हम मना करेंगे भी, बट वो एक्सेप्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो अपवाद की यार 50 क्वेश्चन पूछे तो 1 या 2 पे हमने मना कर दिया, ये नहीं होना चाहिए कि 10 क्वेश्चन पूछे और हमने 4 पे मना कर दिया, इस तरह हमें नहीं मालूम। दोनों बातों में अंतर है। 10 में से 4 को मना करें 40% आपसे नहीं बन रहा है, 5 को मना कर दिया है, 5वें भी क्वेश्चन का आंसर गोल गोल दिया क्योंकि सही नहीं दिया, तो बोले 5 नहीं बने इनसे, ऐसा काउंट करेंगे, यानी 50% इनसे नहीं बनता। 50 क्वेश्चन पूछेगा, 50 में से आपने 2 क्वेश्चन को मना कर दिया, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? बोले साहब जी 4-5% कहलाएगा, 6% कहलाएगा। बोले इतना चलता है, दाल में नमक बराबर चल जाता है कि हाँ। तो पहली बात तो ये अपना फैक्चुअल एस्पेक्ट को लेकर के या कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट को लेकर के अपना ये रेशो सेट होना चाहिए कि 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं मान लीजिए, और 50 क्वेश्चन इंटरव्यू पूछ जाना बहुत मामूली बात है, आपको बताऊं, क्रॉस क्वेश्चनिंग मिला करके 50 पॉइंट बनते हैं। इस बात को ध्यान रखना। अगर 15 मिनट चल गया इंटरव्यू, 20 मिनट 15 मिनट चल गया,
15-16 मिनट 18 मिनट चले तो 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सारे क्वेश्चन आएंगे, क्या नाम है आपका, फिर उस पर मेरा नाम विमलेश, बोले विमलेश आपका नाम बताइए, संदीप बताइए, ये क्वेश्चन समझ। खिड़की दरवाजे अलमारी खोलने की पूरी आवाज आ रही है, हॉर्न की भी आवाज आ रही है, भीड़ की भी आवाज आ रही है, माइक ऑफ कर लीजिए। शुभम जी, चलिए मैंने यहां से ऑफ कर दिया। आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रयास कि हमसे अधिकतम क्वेश्चंस बने, चाहे वो फैक्चुअल हो चाहे कॉन्सेप्चुअल हो। कैसे बनेंगे? रिवीजन करिए क्लास का। किसका रिवीजन करिए? क्लास का। मैंने नहीं कहा कि आप एंशिएंट की बुक का रिवीजन करिए, मिडिवल की बुक का रिवीजन करिए, मैंने ये नहीं कहा। मैंने उससे कठिन काम कहा आपसे। मैंने कहा आपसे कि क्लास का रिवीजन करिए। बच्चे क्या करते हैं, बोले सर वो आपने बुक बताई थी ना सौरभ चौबे, हम उसका रिवीजन कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं कहा हमने। सर आपने पप्पू सिंह कही थी, सर आपने हमसे फलानी किताब कही थी, उसका रिवीजन कर रहे हैं हम। नहीं, ये नहीं करिए। हमने क्या कहा? क्लास का रिवीजन करिए। पहली बात, हमने क्लास में कैसे पढ़ाया है, हमने साफ साफ बताया हुआ है कि भैया ये वाली किताब में ये वाला टॉपिक दिया है जो हम पढ़ा रहे हैं, साफ साफ बताया हमने। उसके बावजूद भी जब आपने पढ़ा होगा तो पढ़ने के दौरान में एक फीलिंग जरूर आई होगी कि बोले सर जो आपने पढ़ाया उसका तो आधा भी नहीं दिया सौरभ चौबे में या पप्पू सिंह में या फलाने में या ढिकाने में, आधा भी नहीं दिया। बोले ये अलग से आप इतनी सारी चीजें बताए जा रहे हो, तो दी ही नहीं है। हमने बाद में पढ़ा था वो टॉपिक, उसमें तो और भी नहीं आई वो चीजें जो आपने बता दी। जो उसमें दी है उसको याद रखने की ट्रिक टैक्टिक्स या कॉन्सेप्ट तो आपने समझा है, पर बाकी चीज हमको मिली तो नहीं। ऐसी फीलिंग आई थी कि नहीं किसी को? पहले ही सचेत हो जाओ। क्या सिर्फ उतना ही पढ़ाया था जितना बुक में दिया है? नहीं। इसलिए हमने कहा केवल बुक्स का रिवीजन नहीं, क्लास का रिवीजन हमने कहा। रीजन, पहली बात तो ज्यादा डेटा आपको क्लास में मिलेगा। दूसरी बात, उसका प्रस्तुतिकरण कम्युनिकेशन के साथ में, लाइनों के साथ में नहीं। लाइनें ज्यादा याद नहीं आएगी, ना रहो ज्यादा भरोसे। उस पर बात कैसे की गई है, क्या क्या उसके वेरियस एस्पेक्ट, किस सुर में, किस भाव में, किस भावार्थ में बताए समझाए गए हैं, उसका एक एक पहलू काम का है, तो आपको किताब में नहीं मिलेगा। जैसे कोई लाइन कहे कि नहीं, अनेक इतिहासकार इस पर विभिन्न प्रकार की राय व्यक्त करते हैं। ये बहुत गहरी लाइन होती है, बहुत महत्वपूर्ण लाइन होती है, और ये लाइन आपको वहां पर बोलनी पड़ेगी। जैसे कह दिया जाए, बोले इतिहास क्या है, इतिहास की एक परिभाषा बताइए। बोले सर इतिहास की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। सिर्फ इतनी सी लाइन हमने बोली, इतिहास की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा यानी जो सबको मान्य हो वह नहीं है। विभिन्न इतिहासकार विभिन्न दृष्टिकोणों से इतिहास की परिभाषा देते हैं या उसे परिभाषित करते हैं। कभी भी पहला जवाब ये होगा। फिर वहां से क्रॉस क्वेश्चन निकलेगा कि चलिए अच्छा ठीक है, उनको जो सुनना था उन्होंने सुन लिया। उनको क्या सुनना था कि तुम्हारी इस पर परिभाषा नहीं सुननी थी, उनको क्या सुनना, तुम्हारा दृष्टिकोण सुनना था। ये महत्वपूर्ण, तुम नहीं दिया होगा किताब में कि तुम इतना जानते हो कि नहीं जानते। उनको सिर्फ इतना सुनना था और वो आधे में कहीं हाँ ठीक ठीक हो गया, जो हम देख रहे थे वो हमें दिख गया, बात खत्म। ठीक, तो वो लोग भी बहुत पहुंची हंसती रहते हैं। पॉइंट नंबर 2, फिर अगला अगर उनको जानना हो तब कहेंगे एक काम करें, आपके हिसाब से बताइए इतिहास की परिभाषा। किसके हिसाब से? आपके हिसाब से। तब आपको क्या बताना है, क्या सोचा है आपने, आपके हिसाब से इतिहास की परिभाषा क्या होगी और क्यों होगी। ये 3 क्वेश्चन ध्यान रखना। पहला क्या था, इतिहास की परिभाषा, उस पर आपने आंसर दे दिया कि सर सर्वमान्य ऐसा ऐसा है। दूसरा क्या है, आपके हिसाब से क्या है और क्यों है। इसमें 2 है। इन कीवर्ड्स को पकड़ना, ये एक क्वेश्चन नहीं था, इसके अंदर में 2 थे। क्या है परिभाषा आपके अनुसार, और दूसरी ऐसा ही क्यों बोल रहे हैं आप। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन निकलेगा। कोई भी परिभाषा बोलो,
बोले सर अतीत का अध्ययन इतिहास है। हो भैया। बोले क्यों? बोले क्योंकि सर पास्ट का अध्ययन करते हैं। तो बोले क्या केवल पास्ट का अध्ययन इतिहास की व्यापक परिभाषा बना देता है आपके हिसाब से? फिर वहां से अपन को ठिठकना पड़ेगा, दिमाग माथा आपका ठनकेगा कि यार कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि मैंने गलत बोल दी, जरा क्रॉस चेक करूंगा अपना खुद का सेंटेंस। वो आप करेंगे वहां, वो आपके चेहरे पर दिखेंगी आती जाती लकीरें, ईसीजी वाली लाइन ऊपर नीचे, ठीक है। ये सब चीजें होती हैं। तो वहां पर वो मामला क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ सीधा सीधा। वहां पर मामला ये होता है कि जो भी परिभाषा आपके द्वारा दी गई है वो सर्वमान्य भले ही हो चाहे ना हो, इतिहास की परिभाषा के जो प्रमुख बिंदु होने चाहिए, समाहित बिंदु होने चाहिए, वो आपकी परिभाषा में उन शब्दावलियों में आए होने चाहिए। जैसे कि आपसे कहा जाए कि बोले साहब जी इतिहास क्या है, ठीक है। तो यहां पर आप देखें कि बिंदु कौन कौन से होंगे। पहली बात, किसका अध्ययन किया जाता है इतिहास में? पेड़ों का, पौधों का, वनस्पतियों का, पशुओं का, या मनुष्यों के कार्यों का? हर चीज का एक इतिहास होता है, पेड़ों का भी होगा, एलियो बॉटनी जूलॉजी फलाना ढेमका, हर चीज होगी। आप यहाँ पर किस विषय का अध्ययन करने के लिए आए हैं? आप मनुष्य मानवीय के कार्यों का कार्य अध्ययन, का। ठीक है। इतिहास तो साहब जी जीवों का भी है, इतिहास तो पेड़ पौधों का भी है। इसलिए उन्होंने कहा था कि क्या परिभाषा होगी और क्यों, तो आपको बताना पड़ेगा सर मानवीय कार्यों का अध्ययन किया जाता है। बोले मानवीय कार्यों में व्यक्तिगत मानवीय जीवन के कार्यों का या सार्वजनिक जीवन का? बोले सर वैसे तो प्रमुख तौर पर सार्वजनिक जीवन का अध्ययन किया जाता है, परंतु कुछ घटनाएं उनके व्यक्तिगत जीवन की यदि वे सार्वजनिक जीवन से संबंधित हो तो उसका भी अध्ययन किया जाता है। कुछ इस प्रकार से वो सुनना चाह रहे हैं कि आपकी समझ कितनी गहरी है उनको लेकर के। क्लियर है? प्लस काफी कुछ कीवर्ड्स आने चाहिए इतिहास में। देखो भाई इतिहास की 100, 1000, लाख, करोड़ प्रकार की परिभाषाएं हो सकती हैं। पहले अपन एक शॉर्ट में परिभाषा ध्यान रख लें कि साहब जी इतिहास क्या है? अतीत में घटित, अतीत में घटित प्रमुख मानवीय कार्य घटनाएं, प्रमुख मानवीय या कहना चाहिए प्रमुख मानवीय कार्य घटनाएं इत्यादि का। पहला तो वर्ड क्या है? अतीत। ये सही है आपका, कई लोग बोलते परिभाषा सही है। दूसरा क्या है? अब आगे देखो, पूर्वाग्रह रहित, पूर्वाग्रह रहित, इसको ऐसे ही बोला जाता पक्षपात रहित भी बोला जाता है। ये अगला कीवर्ड है, पूर्वाग्रह रहित या पक्षपात, यानी कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। जैसे आप बार बार पढ़ते हो जियाउद्दीन बर्नी को पढ़ते हो साहब जी, वो पक्ष लेता है कुछ शासकों का, शुरुआत में उसका दृष्टिकोण कुछ है, बाद में कुछ है। अबुल फजल को आप पढ़ते हो, अकबर की तो बिल्कुल आलोचना नहीं करेगा, हर किसी में हर जगह जस्टिफाई करेगा, ठीक है। वो पूछा जाएगा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अकबर ने भी रिश्वत दे करके कहीं पर किले की चाबियां, किले का ताला सोने की चाबियों से खोला था, परंतु अबुल फजल उसकी आलोचना नहीं करता। कहाँ का? कोई किला था ना, खानदेश, पूछेगा वो आपसे एकदम से तासीरगढ़ क्लिक किला। होगा। लेकिन ये बताओ कि वो क्या था, कैसे आपने इस बात को कहा? जबकि अबुल फजल तो उल्लेख ही नहीं कर रहा, वो तो कह रहा है कि उन्होंने चरणों में अर्पित कर दिया। बोले साहब जी ये क्या है? पक्षपात किया है। किसने? तो अतीत की हर घटना इतिहास है क्या? हर व्याख्यान इतिहास इतिहास है क्या? अतीत में पास में लिखी गई हर किताब इतिहास है क्या? उसमें क्या कर रहे हैं आप? उसका आप विश्लेषण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? विश्लेषण। इसलिए अपन कहेंगे बाद में विश्लेषणात्मक अध्ययन। क्या कहने वाले हो अभी? विश्लेषणात्मक अध्ययन। और देखो अतीत में घटित महत्वपूर्ण मानवीय कार्यों की पूर्वाग्रह रहित, पक्षपात रहित। नेक्स्ट, असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ते पहले से बात के क्रम में कि कोई सा भी टॉपिक कहीं भी आ जाएगा। बोले पहले अशोक आएगा, फिर महात्मा बुद्ध आएंगे, फिर वैदिक काल आएगा, फिर उसके पश्चात में सिंधु घाटी आता है, फिर उसके पश्चात में नवपाषाण आता है, फिर उसके पश्चात में साहब जी कुछ आता है। ऐसा कुछ है क्या?
कि कोई सीक्वेंस है? काल क्रमानुसार क्या है कीवर्ड? ये कीवर्ड आता है। आपकी परिभाषा कुछ भी हो, उसमें कुछ खास टैग्स लगे होने चाहिए, मैं आपको ये बता रहा हूं। क्लियर है? चलो, तो असीरगढ़, अबुल फजल, फलाना डैम का वो सब अपन पढ़ेंगे, पढ़ लेंगे, वो कोई विषय नहीं है। क्या मामला था, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों अबुल फजल इतना पक्षपात करता है, अपन को पता है। दरबारी इतिहासकार, मध्यकालीन इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषता में से एक कहलाता है अबुल फजल ने भी वही काम किया। ठीक है। और इसके पहले आपने जियाउद्दीन बर्नी को, पहले बर्नी कुछ और लिख रहा है, बाद में उठा के वो जेल में डाल देगा, फिर कुछ और लिखेगा कि अरे मालिक आप तो बहुत ही अच्छे हैं। बोले अभी तुमने गंदा लिखा था, अब तुम प्रशंसा कर रहे हो। समझ में आ पा रही बात? तो बोले साहब एक ही राइटर का दृष्टिकोण क्यों ऐसा इतना बदलता है? क्योंकि बोले साहब जी न्यूट्रल होके नहीं, बल्कि क्या है, पक्षपात करके वो लिख रहा है। वहीं औरंगजेब के टाइम पर मजाल है कोई लिख दे, औरंगजेब के टाइम पर कोई मजाल है कि औरंगजेब की सच्चाई लिख दे? इतने में तो वो कहेगा भैया हमने अपने भाई दारा शिकोह को उड़ा दिया, तुम्हारी तो हैसियत क्या है? फिर भी किसी बंदे ने छुप छुप कर लिखा होगा, और यही वजह कि 100 बार पूछा गया है आपसे वो क्वेश्चन। इंटरव्यू में कहेगा ये बताओ किसने औरंगजेब के काल का इतिहास छुप छुप कर लिखा? और औरंगजेब पूछेगा, वो औरंगजेब जरूर पूछेगा। पढ़ा है, सुना है कि नहीं? अच्छा, यही क्यों आराम से बता रहे? क्योंकि उसमें इंटरेस्टेड है, उससे सच्चाइयां पता चलती हैं। उस बंदे की बुक का नाम है मुंतखब उल। इसके बाद तो बता ही दोगे, वो तो कोई बात ही नहीं है, हमें मालूम है। एग्जामिनर भी जानता है कि बोले इसके आगे का तो बोले सर हमसे सुनिए। अब आप कौन है वो? इब्न खुर्द। मुंतखब, रिटन बाय, बोले याद पढ़ा तो होगा पर बोले याद नहीं आ रहा। क्या नाम था? अरे यार, कोई तो क्लास में ना हिस्सा नहीं लेता है, कोई बताता नहीं है जवाब। का नाम है गफी खां, खफी खां। जरा याद करिएगा, कभी नाम सुना है इस बंदे का? सर खफी खां। कम से कम हमें पता तो चले आप किसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, पहली बात तो यहाँ से क्वेश्चन क्यों पूछेगा? ठीक है, माइक ऑफ कर लीजिए बाकी लोग जिनको कुछ कहना ना। चलो नेक्स्ट। आपने इसके बारे में पढ़ा है, हमने पढ़ाया है क्लास में। जितना हमको याद आ पा रहा है कि पिछले जन्म की बात है ये, हम पढ़ा रहे थे आपको इतिहास लेखन। पिछले जन्म की बात है, इस जन्म की बात नहीं है। इतिहास लेखन हमने पढ़ाया था, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाया था। च्यवन प्रकाशन की पुस्तक से हम आपको पढ़ा रहे थे कि बेटा यहाँ पर फैक्ट दिया होगा, आप उस पर जाना। 2 किताबों के बारे में हमने बार बार उल्लेख किया था आपसे मध्यकालीन ये वाले सेक्शन के इतिहास लेखन के लिए। एक थी किताब कौन सी? गफी खां वाली। बोले साहब जी इसने उसके काल में लिखी, हालांकि प्रकाशित हुई थी 1733 में, औरंगजेब की डेथ जबकि हो जाती 1707 में। जबकि दूसरी किताब हमने आपसे कही थी कि इसी के समकालीन बार बार पूछी जाती है और जो एविडेंस के रूप में अपनाई जाती है, क्योंकि वो सच हो जाकर करती है। वो कौन सी थी साहब जी? मुआसिर ए आलमगीरी। कौन सी थी? मुआसिर ए आलमगीरी। क्या घटना उसके बारे में हमको मिलती है, या कौन सी घटना के बारे में हमको ऐतिहासिक घटना मिलती है? तो आपने पढ़ा हुआ था ब्लैक होल की घटना, याद आया कुछ? ब्लैक होल की घटना, हॉलवेल 1756, याद आया? एक घटना होती है, उठाकर 146 अंग्रेजों को उठा करके एक छोटी सी काल कोठरी में बंद कर देते हैं। गर्मी रहती है, जून रहती है, 20 जून रहती है, 1756 रहती है। किसने बंद कर दिया था? उस नवाब का नाम क्या था साहब? आपने पढ़ा है, सिराज। तुरंत सेकंडों में रिकॉल होना चाहिए, ठीक है।
ये पढ़ा है आपने, आगे बंद कर दिया, निधन हो जाता है इत्यादि इत्यादि। फिर यहाँ से अंग्रेजों को भड़काया जाता है, पर तो अपन कहते हैं झूठी घटना है, क्योंकि समकालीन इतिहासकार ने अपनी किताब में इस घटना का कोई उल्लेख नहीं किया। अंग्रेज कहते हैं वो पक्षपाती, वो झूठ बोल रहा है। हम कह रहे हैं तुम पक्षपाती हो, तुम झूठ बोल रहे हो। क्योंकि हम इंडियन पर्सपेक्टिव से देखेंगे, भारतीयता के चश्मे से हम चीजों को देखेंगे, और हम लॉजिक देते हैं कि इतने छोटे कमरे में, काल कोठरी में, आप किसी इतने सारे लोगों को, 146 लोगों को बंद ही नहीं कर सकते। बोरा बना के कर दोगे क्या? बोले नहीं, बोरा बना के किया था। बोले अब तो आप टोटल झूठ बोल रहे हैं। इसलिए वो महत्वपूर्ण होती है। बोले किस गवर्नर जनरल के काल में वह पुस्तक प्रकाशित हुई थी? ऐसा क्वेश्चन पूछेगा फैक्चुअल इन योर इंटरव्यू, अगर पूछा तो। अन्य बातें सामान्य रही तो। किस गवर्नर जनरल के काल में वारेन उस हेस्टिंग थे। घटना, उस पुस्तक को पब्लिश किया गया था? हाँ जी बोलिए। वारेन हेस्टिंग जी। वॉरेन हेस्टिंग की क्लाइव, ईयर क्या था? ईयर जैसे ही सामने वाले स्टूडेंट ने बोर्ड को सही जवाब दिया, उसने बता दिया, बोले सर वॉरेन हेस्टिंग। इतने में क्या होता, बोर्ड मेंबर पाला बदलते, बोले इसको फंसाना है, क्योंकि उसने सही जवाब दे दिया। तो अगला टफ क्वेश्चन पूछा जाता है जानबूझ के, कि बोले ये बताओ ईयर, ताकि को हैंडल किया जा सके। समझ में आ पा रही? ये सब टैक्टिक्स वो अपनाते हैं, इसलिए मैं आपके साथ में अपना रहा हूं, ताकि मैं आपको बता सकूं कि वहां आपके साथ ऐसा होने वाला है। ठीक है, ये बिल्कुल सही जवाब था, वॉरेन हेस्टिंग। वर्ष था 1784। कहां दिया होगा? ये हमें जहां तक याद है पिछले जन्म में हमने पढ़ाया था, च्यवन पब्लिकेशन की बुक में आप जाएंगे, वहां आपको ये मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो यही सेक्शन क्यों, ये अगला विषय होगा कि साहब यही सेक्शन आएगा, आपको कैसे मालूम? वो हमें मालूम है, सच्चाई तो ये है। बहुत लंबी कहानी है, फिर भी मैं उसके बारे में थोड़ी थोड़ी से कुछ पॉइंट बताऊंगा कि मुझे कैसे मालूम कि यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, चाहे वो पेपर 1 में हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 2 में हो, चाहे एमपीपीएससी स्टेट सर्विसेज में हो, चाहे नॉन सब्जेक्ट्स हों आपके। बोले नहीं सर असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रामोद्योग वाले में क्या आएगा, नॉन टेक वाले में क्या आएगा, असिस्टेंट रजिस्ट्रार में क्या आएगा, मेंस में क्या आएगा, एमपीपीएससी मेंस में। कुछ हिंट्स क्यों है, वो बहुत लंबी कहानी है। तो इतने वर्ष जो यहाँ पर धक्के खाए हैं, ये उसका ज्ञान है, किताबों का ज्ञान नहीं है, जो अपन ने इतने बार पटके गए हैं इस फील्ड में। ये उसका अनुभवजन्य ज्ञान है, उससे पता चलता है। फिर भी उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ताकि आप भी वो चीज कुछ डिकोड कर पाए अपने अपने पर्सपेक्टिव से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो अपन को ऐसे निकालने पड़ेंगे चीजें, उसको अपन को समझना पड़ेगा। चलो आगे देखें, रूपरेखा बना लो। सबसे पहले रूपरेखा क्या बनेगी भाई साहब? इतिहास विषय फॉर इंटरव्यू। इसका पहली बात तो एक रजिस्टर बनेगा, अलग से रजिस्टर बनेगा, उसमें आप चीजों को नोट डाउन करेंगे। काम चोरी मत करना। अभी तक जैसे हम बताते चले गए, हमने पढ़ा दिया, बहुत कम चीजें नोट डाउन कर पाए होंगे। बोले सर हमको छोरे ही नहीं पकड़ में आया होगा कि हम क्या क्या लिख लें, पर वो आपको पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप 5वीं के बच्चे नहीं हैं, आप रिटर्न एग्जाम के बच्चे नहीं कि हम कहें अब लिखो, बताएं हम आपको हिंट दे और फिर उसके पश्चात में आप लिखना चालू करें। ठीक है, कि बंगाल के नवाब सिराज, बोले सर क्या सिराज, सिराज क्या? बोले सिराज उद दौला। बोले स्पेलिंग लिख के बताइए कैसे लिखेंगे। अपन वो नहीं है, अपन को फटाफट ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो फंस जाओगे। सिलेबस बहुत बड़ा है आपका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। इतिहास विषय में आपसे इंटरव्यू में प्रश्न तो नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली क्या प्रश्न पूछा जाएगा, इतनी भविष्यवाणी तो हम नहीं कर पाएंगे, परंतु इतिहास विषय में किस किस फील्ड से या किस किस सेक्शन से प्रश्न आएगा, ये अपन निकाल लेंगे। पूरे ना सही, आधे सही, थोड़े सही, ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि
हम वो सेक्शन निकालेंगे या निकालते आए हैं अभी तक। तो बोले सर वही पूछा था जो लगभग क्लास में आपने हमको बता दिया था, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे मिसेज। इसमें खास बात ये होती है कि देखो जैसे पेपर होता ना, बोले साहब जी 100 क्वेश्चन आए, तो 100 क्वेश्चन में से 75 तो परसेंट तो हर किसी से बन रहे। बोले साहब जी ये बताइए कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। बोले अब ये नहीं, बोले मध्य प्रदेश की राजधानी वाला क्वेश्चन आया था सर हमारे आपके नोट्स में से, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये आप भी जानते हैं। हाँ जो नए नवाड़ी बच्चे उनको मूर्ख बनाना है, सब अपन बताएंगे कि नहीं साहब हमारे वैसे ही 60 क्वेश्चन आए हमारे नोट्स में से। बोले अरे साहब तो बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, वो कौन है, वो नए नवाड़ी है, न्यू बोर्न बेबी, वो अट्रैक्ट हो सकते हैं। जो ओल्ड वाले हैं वो बहुत खतरनाक हो जाते हैं साहब जी, क्योंकि वो घाट घाट का पानी वहां पर काम आता है क्या। बोले सर हमें ये नहीं चाहिए, ये तो हम खुद ही ढूंढ लेते हैं, हमें ये चाहिए 25% जो कोई के पल्ले नहीं पड़ते, किसी से नहीं बनते। और हम जो सेक्शन निर्धारित करेंगे वो ये वाले सेक्शन होंगे, अपना फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी। क्लियर बात है, बहुत बड़ा सेक्शन होता है, बहुत टफ सेक्शन होता है। आप देखते होंगे क्वेश्चन पेपर हुआ, आंसर की आई, बोले फलानी कोचिंग ढिकाने सर, फलानी मैम इत्यादि वगैरह, और जल्दी से जल्दी आने की होड़ मचती है। बोले आज ही शाम को 5 बजे पेपर खत्म हुआ, 6 बजे अपलोड। और उसकी सच्चाई आप जानते होंगे, अगर अच्छे से देखा होगा आपने, तो अच्छे से आपने ऑब्जर्व किया होगा। बोले 75 से लेके 80% क्वेश्चन के आंसर तो जो है वो लगभग लगभग बता देते। असली कहानी उनकी कहाँ फंसती है, असली कहानी उनकी फंसती है यहाँ पर। ये जो 25 से लेके 30% क्वेश्चन रहते हैं कि इसका आंसर क्या होगा ये बताओ, और बच्चों को जानना भी यही होता है, इसके आंसर तो वो खुद ही ढूंढ सकते हैं। थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगा, जाकर के बुकलेट में तुरंत चेक कर लेंगे। असली कहानी होती, बोले सर ये कहीं मिल ही नहीं रहा है, ये बताइए कि किसने कहा है पुनर्जागरण में उस व्यक्ति को कंप्लीट मैन। फंस गए। बोले सर मोनालिसा किसकी कृति है तो हर कोई बता देगा, पर असली मामला कि ये किस थिंकर ने कहा है, वहां से फंस गए थे। किसको कहा है, वहां फंस गए अपन। लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंची को कहा, चलो फिर भी अपन इतना बता रहे, लेकिन किसने कहा है, यहां फंस जाएंगे सब। कोई बताना चाहेगा, इन एप्लीकेशन वालों को बोलना पड़ेगा कट्टस का निशान भी दो, जैसे थंब देते हो ना, तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे तो कट्टस की बटन दबाना पड़ेगा। उस बंदे का नाम है विल ड्यूरैंड, नाम सुना होगा कभी, ठीक है। तो यहां से फंसना शुरू होते हैं, तो ये कहलाते हैं क्वेश्चन कौन से, ये वाले। हम इसको फोकस करेंगे पॉइंट 1, और आपको भी इसको फोकस करना चाहिए, क्योंकि बाकी आपसे बनता है। आप ये नहीं मानना, अब मैं हमेशा बोलता हूँ रिटर्न जब परीक्षा है तब क्या मानना कि आपसे कुछ नहीं बनता, बिल्कुल नए सिरे से चालू करना। वो काय के लिए होता है, वो रिटर्न के लिए होता है। जब इंटरव्यू है तब आपको हमेशा ये मानना है कि आपसे इतनी चीजें बनती हैं, इतना तैयार करना है। क्लियर थॉट देख लो आप, बहुत खास टेक्नोलॉजी बता रहा हूं, जिन जिनको ये चीजें आती हैं वो फट से एग्जाम निकालते था, तो एक ही बार पर्याप्त है आपका, ठीक है, बस आपने चाह लिया। नेक्स्ट उसको फोकस सर करेंगे। क्या नाम बताया था सर? सर नाम क्या बताया था सर? विल ड्यूरैंड करके था नाम। ये क्वेश्चन कभी किसी एग्जाम में आया था क्या? आया नहीं, पढ़ा था सर बस। आया नहीं है, पढ़ा था। और किसी ने? आया तो नहीं है पर पढ़ा था अपन ने। और कोई है भी कि नहीं है क्लास में भाई, नहीं तो हम जा रहे फिर, जल्दी बताओ। नहीं पता सर। ने पढ़ा है कभी, क्या आया है कभी? नहीं सर, नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा। तो हमारा व्हाट्सएप काम क्यों नहीं करता है, हमारा ये काम ही नहीं कर रहा है। नेटवर्क इश्यू आ गया क्या? अच्छी कहानी है।
ऐसा होता है, कई बार अपन ने पढ़ा है उसके बावजूद भी याद नहीं आता है, कई बार ऐसा होता है। चलो नेक्स्ट, पुनर्जागरण जो है मनुष्य की स्वतंत्रता और साहस का रूप है। कौन सज्जन बोले हैं ये बात? ऐसा क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे, है ना? कभी सुना है, पढ़ा है कभी ये सब चीजें? देखिए साहब, ऐसा है कि आपने सब पढ़ा है, जरा इसको पढ़िए। एक्चुअली ये पिछले जन्म की बात है, इस जन्म में नहीं हुआ था ये हुआ था पिछले जन्म में। क्या हुआ था? किसके कार्य के संबंध में ड्यूरेंट कहते हैं कि, कौन? विल ड्यूरेंट कहते हैं कि अपनी सभी सीमाओं और अपूर्णताओं के बावजूद वह पुनर्जागरण काल के शायद सभी समय के सबसे पूर्ण व्यक्ति थे। कौन? 4 ऑप्शन ये दिए हैं। इसका आंसर था लियोनार्डो दा विंची। ये कभी किसी एग्जाम में आया था क्या? भले ही पिछले जन्म में ही सही। सर ये लास्ट अभी एपी में आया था। तो जो एग्जाम आप क्वालिफाई करके आए हो ना, 1 जून वाला, ये उसमें आया था क्वेश्चन। तो जो अपन बोले, पहली बात तो बोले सर आप बोलने के लिए मजबूर करते हैं। दूसरी बात, एक तो बोल के आप फंसा दिए हमको, ये मैं जानबूझ के कर रहा था, आपको बताऊं, मैं जानबूझ के खेल रहा था वहां पर। क्यों? इसलिए कोई खेलने में मजा आ रहा है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि वहां हमारी भावनाओं तो 4 लोग खेलने वाले हैं, उनको कहते हैं बोर्ड मेंबर, उनको कहते हैं बोर्ड मेंबर साथी। वो बिल्कुल यही टैक्टिक्स अपनाते हैं, और मैं बहुत अच्छे से इस बात को क्यों जानता हूं, क्योंकि है अनुभव मुझे वहां का, इसलिए मैं कहता हूँ इस टाइप से वो करते हैं। और पता चला जाते जाते बोले बेटा जाके देखना रिटर्न एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसका पेपर देख लेना जरा। लो सर, अरे साहब, कई बार तो ऐसा हुआ कि बोले बेटा ये कथन किसका है? पढ़ा तो है, सुना तो, बोले सुना तो है नहीं, एग्जैक्टली बताओ। बोले का से नाम आता है। बोले नहीं, का से नाम आता नहीं, एग्जैक्टली बताओ। बोले सॉरी सर। बोले बेटा जरा अपने दाएं साइड देखना सीनरी में क्या लिखा है, ये तो लिखा हुआ है यहीं पर। ऐसा भी हुआ है, समझ में आ पा रही बात? बहुतों के साथ हुआ है। बेटा देखना जरा क्या लिखा है। बोला अरे सर यही तो लिखा है, लेकिन अब नंबर नहीं मिलेगा, यही तो लिखा है। उन्होंने उठा के नॉट गिवन मार्क्स लिख चुके हैं वहां पर। ठीक है, समझने वाली बात है। एक और क्वेश्चन मैंने अभी आपसे पूछा, ये वाला, कि पुनर्जागरण जो होता है स्वतंत्रता साहस दे सकते हैं। समझ में आ रही बात? ठेकेदारों ने तैयारी, किसका कथन है? हेज का, फर्ग्यूसन का, डेविस का, ग्रांट का? क्या लगाना है वैसे? इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्या लगाना छोड़ो, क्या लगा के आए थे यही बता दो। चलो सही, बहुत बड़ी बात है, डेविस। इतनी बहुत बड़ी बात है। क्या लगा के आए थे, है ना? इसका सही आंसर है डेविस। आप जाना जैन एंड माथुर में दिया है। ठीक है, समझिए बात को। अच्छा, मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं आपको एक वर्ड बताना चाहता हूं। टॉपिक का नेम है पुनर्जागरण। पिछले बार क्लास में हमने कहा था ना क्या पढ़ के आना? जी सर। जागरण, पुनर्जागरण। वर्ल्ड में एंड नेपोलियन। आप गौर से देखो, 1 जून को जो पेपर आया है आपका, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के पुनर्जागरण नामक टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं? एक टॉपिक से एक आना चाहिए वैसे तो, ईमानदारी की अगर आप बात करें तो, परंतु अगर कोई अधिक प्रिय हो तो बोले साहब सारी दुनिया एक तरफ। पेज नंबर भी मैं भेज देता हूं ताकि आप आसानी से उसको रिकॉर्ड कर सकें। तो मुद्दे की विषय वस्तु वहां पर ये होती है
जो मैं बताना चाहता हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कुछ टॉपिक पर वो खुद बायस्ड हो जाते हैं और बायस्ड होकर के क्वेश्चन पूछते हैं। उनमें से एक खास टॉपिक कहलाता है आपका पुनर्जागरण। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। क्लियर बात है? चलो, आप जाएंगे पेज नंबर 38 पर जाएंगे, ठीक है। रोजर वोजर वेकन एकन 12वीं शताब्दी जे ऐसे करके देखेंगे आप। फिर यहां जाएंगे आप, इतिहासकार डेविड के शब्दों में पुनर्जागरण शब्द मानव के स्वतंत्र प्रिय साहसी विचारों को जो मध्य युग में धर्माधिकारियों द्वारा जकड़े व बंदी बना दिए गए थे व्यक्त करता है। इतिहासकार डेविस के शब्दों में। इतनी बात क्लियर है? मैं साबित करना चाहता हूं कि उन्हें कुछ टॉपिक प्रिय हैं। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं, आप पुराने पेपर से उठा लेना। इससे आपके काम का क्या? आपके काम का ये कि ये वही मेंबर हैं जिन्होंने रिटर्न का पेपर सेट किया है, ये वही मेंबर हैं जो कि रिटर्न का पेपर सेट करने के पश्चात में आपका इंटरव्यू लेने आते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ठीक है। नाम नहीं बता सकता कुछ सज्जनों के, परंतु ये वही हैं। इससे हमारे लिए जो काम की चीज है वो उनका नाम नहीं है। काम की चीज हमारे लिए है कि साहब उनकी सोच, उनकी साइकोलॉजी, उसको अपन पकड़ के चलेंगे कि साहब कहाँ कहाँ से वो उठा उठा के पूछते हैं। अगर इंटरव्यू बोर्ड चाहे कि वर्ल्ड हिस्ट्री के सारे टॉपिक पर मैं एक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ लूं तो ये पॉसिबल नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री के मुश्किल से 2-3 टॉपिक पर, 4 टॉपिक पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 40 पर नहीं पूछे जा सकते, पर पूरा इंटरव्यू सिंगल साइडेड हो जाएगा, समझिए। और इतना जरूरत भी नहीं है। तो मुद्दा यह है कि 40 की बजाय 4 टॉपिक पर जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले वो 4 कौन से हैं। यदि हम इस बात को फाइंड आउट कर लें और उसको अच्छे से तैयार कर लें तो रंग जम सकता है, हाँ या नहीं? ईश्वर करे हमारे द्वारा जो तुक्के लगाए गए हैं वो भी थोड़ी से सही हो जाएं, तो लॉजिकल तुक्के लगाने पड़ते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो उनमें से एक लॉजिकल तुक्का नामक टॉपिक क्या है? वह पुनर्जागरण। इति सिद्धम, ऐसा हर सेक्शन पे सेट होता है। क्लियर? तो जब हम तैयारी करेंगे इंटरव्यू की इतिहास विषय की, तो देखो अपन इसको ऐसे बांटेंगे। पहली बात तो आपका रजिस्टर बनेगा, ठीक। आपके पेपर रिटर्न में कितने हुए थे? आपके 2 पेपर हुए थे, ठीक। पेपर 1 था एक, क्लियर बात है, पेपर 1। एक था पेपर 2, क्लियर बात है। पेपर 2 में था आपका इतिहास, ठीक बात है। इतिहास में कितने सेक्शंस थे? यूनिट नहीं, यूनिट थी 10 आपकी, वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है सेक्शन। सेक्शन थे आपके कुल 6। कितने सेक्शन थे? 6 सेक्शन थे। कैसे थे? कौन से 6 सेक्शन थे? एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, 3 तो ये हो गए, ठीक। बोले नहीं सर एंशिएंट यूनिट नंबर 2 से लेकर के यूनिट नंबर इतने तक दिया, ये सब फालतू घुमावदार बातों में नहीं पढ़ेंगे। सीधी बात है, एंशिएंट था, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, 3 तो ये हो गए। चौथा है एमपी हिस्ट्री, 4 हो गए। 5वां है हिस्टीरियोग्राफी और 6वां था वर्ल्ड। कितने सेक्शन थे? अगर मोटा मोटी देखी जाए तो 6 सेक्शन। क्लियर है? तो ये 6 सेक्शन ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। कौन कौन से? आपसे कहा कि वर्ल्ड हिस्ट्री, कोई से भी आगे पीछे रख दो, उससे कोई लेना देना नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री, क्लियर। नेक्स्ट एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, 1 2 3 4। फिर अपन देखें तो साथ ही एमपी हिस्ट्री, ठीक है, एंड हिस्टीरियोग्राफी, हिस्टोरियोग्राफी, शुद्ध उच्चारण करने का अगर किसी को दौरा पड़े तो हिस्टीरियोग्राफी। ओ भैया वो भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अपने सेक्शन ये बनेंगे। फिर अपन को इसमें से पार्ट्स में से चीजें निकालनी पड़ेंगी। क्लियर बात है? ये एक बहुत जबरदस्त सेक्शन है ये वाला,
वैसे तो सभी हैं, पर ये वाले में थोड़ी सा उठपड़ंग आता है। जैसे मैंने बिगनिंग में शायद वो क्वेश्चन आपसे कहा था, बोले एमपी की मोनालिसा बताओ। बोले सर वो हाल ही में एक लड़की है वहां की है, उसकी सेल्फी एल्फी वायरल हुई थी और ये उसकी बात नहीं कर रहे, इतिहास की बात कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो अपन वही बता दें, बोले उसको एक फिल्म में भी काम मिला, एक डायरेक्टर ने काम दिया, ये है वो है ऐसा कर, वो सब की बात नहीं कर रहे, आपसे हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। बताना आप अगली क्लास में, लिख लो होमवर्क में। चलो, रेस्टोरेंट में ये सेक्शन अपन थोड़ी से बना लेंगे। अब इसके बाद में इनके पार्ट्स निकालेंगे, टॉपिक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे अपन? टॉपिक्स, ऐसे निकालेंगे टॉपिक्स। टॉपिक्स निकालने के बाद में उस टॉपिक्स के अपन निकालेंगे अगले क्या? क्वेश्चंस। कुछ के आंसर आपको पता होंगे, कुछ के नहीं पता होंगे, क्लियर बात है। उन क्वेश्चंस को अपन नोट डाउन कर लेंगे। उन क्वेश्चन को जब नोट डाउन करेंगे तो उसके पश्चात में आप थोड़ी सा स्पेस ज्यादा छोड़ोगे, ये नहीं कि एक लाइन बस छोड़ोगे, ये पहले से ड्राफ्टिंग क्लियर रखना। स्पेस थोड़ी सा ज्यादा छोड़ोगे, मतलब कम से कम 4 से 5 लाइनें छोड़ना कम से कम, ताकि जब आपको वो चीज कही जाए तो उसका डिस्क्रिप्टिव आंसर आपको प्रस्तुत कैसे करना है, 2-3 लाइनों में, 4 लाइनों में कुछ आप प्रस्तुत करेंगे, मुझे हो सकता बताएंगे आप, और मैं कहूंगा नहीं यार मैं सहमत नहीं, मेरे ख्याल से शब्दावली ऐसे नहीं, ऐसी वैसी होनी चाहिए, फिर आप वहीं पर रिकरेक्ट करोगे। तो एक लाइन छोड़ोगे तो कितना लिख दोगे? कितनी लाइन छोड़ोगे? 4 से 5 लाइन छोड़ोगे। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे वाले रहेंगे, मजा आएगा, प्राण निकालने वाले होंगे, आप ना हो परेशान। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो आप लोगों को बताना है कौन कौन है क्लास में भैया, क्या अगर आपकी सुविधा हो तो कैमरा ऑन कर सकते हैं? वैसे तो ऐसे कोई प्राइवेसी का हनन नहीं हो रहा क्लास में, बट फिर भी, और ये क्लास है, कोई है और? चलिए, बाकी लोग शर्मीले स्वभाव के हैं, जैसे मानसी जी हैं, दीप्ति जी हैं, मुकेश जी हैं, ठीक है, अतुल जी हैं, राजू जी हैं, कृष्णा जी हैं, है ना, ये सब बड़े शर्मीले स्वभाव के हैं। ठीक है, चलेगा। बस मैं यही कहूंगा जो इतने शर्मीले स्वभाव के हैं, कृपया मुझे फोन नहीं किया करें, बिल्कुल साफ शब्दों में। जब मैं आपसे कुछ कह रहा हूं क्लास में, आप वो नहीं कर सकते, तो मैं वो तो बिल्कुल नहीं करूंगा जो आप कह रहे हैं। ये बिल्कुल गांठ बांध लेना, बहुत अच्छे से गांठ बांध लेना कि बोले नहीं सर एक्चुअली हम ना कैमरा इसलिए ऑन नहीं करें क्योंकि बहाना नंबर 1 ये है, बहाना नंबर 2 ये है, बहाना नंबर 3 ये है, और असली वजह ये है कि जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम पट्टे से तो उठा के आपको लगा ही लेंगे, फोन पे बात कर लेंगे। और हम आपकी बात क्यों माने सर? आप तो सर वो मानिए जो हम आपसे कह रहे हैं, क्योंकि हमने तो फीस देकर एडमिशन लिया है। तो ऐसी कोई मानसिकता दिल दिमाग में कुछ हो तो बिल्कुल ही बिगिनिंग से निकाल लेना। ठीक है, पढ़ने के लिए एडमिशन लिया, पढ़ाने के लिए एडमिशन दिया हुआ है, फोन पे गपे आने के लिए एडमिशन नहीं दिया है कि हर समय बोले सर थोड़ी सा और गाइड करिए, थोड़ी सा क्लास में गाइड किया जाए तो वहां गाइडेंस लेंगे, दैट्स ओवर, क्लियर बात है। और नहीं तो फिर इजी गोइंग क्या है, क्लास को एंजॉय करें, बढ़िया बात माने, सुने, समझो, उससे आप ही का फायदा है। आपका फायदा ऐसे है क्योंकि मुझे एज अ डॉक्टर और एज अ पेशेंट मुझे ये मालूम होना चाहिए कि आपको क्या मालूम नहीं है। ये मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मुझे पता होना चाहिए कि आपको क्या पता नहीं है इतिहास में। तो मैं कम से कम उस चीज को वहां से चालू करूंगा जहां से आपको पता नहीं है। आप टोटल ब्लैंक हैं, ब्लैक स्क्रीन बैठे हैं, मैं कहां से बताना चालू कर दूं आपको? और एक बात ध्यान रखना कि पहली बात तो मैं एक बहुत भुलक्कड़ टाइप का व्यक्ति हूं, पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, लेकिन यदि मैं चीजें याद रखना चाहता हूं तो फिर मेरी याददाश्त बहुत खतरनाक है, बहुत दूसरे टाइप की, अगर मैं चाहूं। ये आपके फायदे का इसलिए है क्योंकि मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज को जैसे देखूंगा उससे मैं फाइंड आउट कर पाता हूं कि यार मेरी कितनी बात आपको समझ में आई, कितनी आपके सिर के ऊपर से गई, ये मैं समझ जाता हूं। और ये चीज मुझे दिमाग में रहती है, चाहे वो एक क्लास में 5 स्टूडेंट हो, 50 हो और 500 क्यों ना हो, ये मुझे याद रहता है, ये बिल्कुल तय बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वो आपके फायदे का है, तो मैं आपको बता पाऊंगा कि देखो मुझे अभी तक आपका जो इतिहास का लेवल है वो मुझे ये लगा, तो आप यहां से तैयारी करिए।
मुझे क्योंकि आपका इतिहास का लेवल या फलानी चीज का लेवल ऐसा लगा, मुझे आपके इतिहास का लेवल यहां तक का लगा, तो आप यहां से चालू करिए। ये मैं आपको कैसे बता सकता हूँ? जब मुझे ये मालूम हो कि आपको क्या क्या मालूम है, ये है वो विषय। इसलिए मैंने कहा कैमरे चालू करके उसमें पार्टिसिपेट करो, इसलिए मैंने कहा ठीक है। अच्छा, ये बात मैं कैसे समझ? बोले सारा इतनी छोटी सी स्क्रीन में आप क्या क्या देख लेंगे, चेहरे की लाइनें पढ़ लेंगे क्या? नहीं, देखो मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि मैंने क्वेश्चन कोई पूछा और आप उस समय बिल्कुल ही स्टेबल रह गए, मतलब कुछ नहीं किया आपने, इसका मतलब आपको नहीं मालूम, आप कितनी छुपा लो। उसका कंक्लूजन क्या है? आपके चेहरे पर पसीने के भाव आए, चिंता के भाव आए, नहीं आए, वो विषय नहीं है। इतने से पता चल जाएगा कि यार आपने कोई रिप्लाई नहीं किया ना, आप स्तब्ध बैठ रहे, इसका मतलब आपको नहीं मालूम। सार बात तो ये है, बिल्कुल मुद्दे की बात बता रहा हूं आपको, ठीक है। चलो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपसे मैं क्वेश्चन कहूं कि भारतीय इतिहास की वह घटना बताइए जो आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है, क्या बताएंगे? सर 1857 की क्रांति। जो लोग नहीं बोल रहे हैं मैं उनको बहुत गौर से देख रहा हूं। ये है असली विषय वस्तु। जो लोग नहीं बोल रहे हैं मैं उनको गौर से देख रहा हूं, ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या पता नहीं है। मैं आपको बहुत साफ साफ शब्दों में बता रहा हूं कि मैं कौन कौन से वाले माइक्रोस्कोप और मैग्निफिकेंट ग्लास यूज कर रहा हूं, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, ठीक है। वो आपके फायदे का है, इसलिए मैंने कही कैमरा चालू कर लें। चलिए, कौन बताना चाहेगा? हेलो मैं सर बताना मैं चाहता नाम और शहर का नाम एक एक करके। नाम? हूं। संतोष राठौर, हरदा। ठीक है, संतोष राठौर जी बोलेंगे सबसे पहले, बाकी लोग अपने माइक ऑफ कर लें फटाक से। सर जैसा कि अभी मैं आपने पूछा क्वेश्चन कि आपको कौन सी घटना जो प्रेरित करती है। मैं आपको रोकना चाहूंगा। हर विद्यार्थी बहुत गौर से सुने, समझे, ध्यान रखे, केवल संतोष जी से नहीं कह रहा हूं। आप बिल्कुल वही बात करेंगे और उसी अंदाज में बात करिएगा जिस अंदाज और लहजे में आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने बात करने वाले हैं। आप भूल जाइएगा कि मैं आपका टीचर हूं, आप मुझसे कितने फैमिलियर हैं, मैं आपसे कितना फैमिलियर हूं, मैं आपका दोस्त हूं, भाई हूं, बहन हूं, वो सब बिल्कुल भूल जाओ। आप ये बात ध्यान रखना कि आप किससे बात कर रहे हो। बोर्ड के 4 मेंबरों से बात कर रहे हैं, आपकी आंखों के सामने, आपके विजन के सामने 4 लोग हैं, तो ऐसे बात करेंगे। इनसे बात किया, फिर थोड़ी सा इनसे बात किया, फिर थोड़ी सा आंसर इनको दिया, फिर थोड़ी सा उसकी प्रैक्टिस आप अभी से करेंगे। क्लियर है? चलिए अब स्टार्ट करिए। जी, जैसा कि आपका क्वेश्चन था कि बिल्कुल नहीं रिपीट इतिहास करना है, इस कारण हमने बोला अच्छा, है। हमने क्वेश्चन ओके, पूछ दिया, दैट्स ओवर, आंसर आ जाइए, इतना टाइम नहीं ओके मिलता। जी। सर 1857 की क्रांति मुझे इसलिए प्रेरित करती है कि पहली बार भारत में इतने बृहद पैमाने पर यह क्रांति हुई थी जिसने लोगों को जागृत करने का कार्य किया, जिसमें बृहद पैमाने पर उत्तर भारत में रुक जाइए, ठीक, क्वेश्चन क्या था और आप जवाब क्या दे रहे हैं? आपसे बिल्कुल नहीं पूछा अभी तक कि आपको कैसे प्रेरणा मिलती है। आपसे सिर्फ इतना पूछा गया है कि इतिहास की वह घटना बताइए जो आपको सर्वाधिक प्रेरित करती है। सीधा सीधा बताना चाहिए था, तब मुझे पुनर्जागरण की घटना प्रेरित करती है, तब मुझे फ्रेंच रिवॉल्यूशन प्रेरित करती है, मुझे गांधी का यह आंदोलन प्रेरित करता, मुझे अशोक की घटना प्रेरित करती है। बस इतना आपसे पूछा क्या कि सर प्रेरित। सर शुभम तिवारी ग्वालियर से। सर मुझे सम्राट अशोक ने जो धम्म जो स्वीकार किया था, तो भेरी घोष को छोड़कर के जो धम्म घोष की नीति अपनाई थी वो मुझे सर्वाधिक प्रभावित करती है। जी सर। ठीक है, ठीक है। अब सुनिए इस बात को, तो सिर्फ इतना सा बस बताना कि ये घटना, क्योंकि उसने पूछा, माइक ऑफ करिए पहले बाकी लोग, क्योंकि उन्होंने बोर्ड मेंबर्स ने, माननीय बोर्ड मेंबर्स ने हमसे ये पूछा कि कौन सी घटना। तो पहली बात, विषय पर टू द पॉइंट रहिए, फोकस्ड। उन्होंने जितना पूछा उतना बताइए, क्योंकि उनके पास समय का अभाव रहता है। लंबे चौड़े सेंटेंस बनाओगे कि जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि, पूरा क्वेश्चन आपने रिपीट किया और फिर बताया मुझे ये घटना क्योंकि इसमें ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। उन्होंने क्या एक्सप्लेन करने कहा? नहीं ना, इतना टाइम नहीं है। आप बिल्कुल एक्सप्लेन मत करना, वो डांट देंगे आपको, टोक देंगे वो आपको। कई बार कठोर शब्दों में बोल देते, जितना पूछ रहे हो उतना बताओ, हमको समझाने की कोशिश मत करो, ऐसा बोलते हैं बोर्ड मेंबर। बोले कहीं कोचिंग में पढ़ाते हो क्या? बोले जी सर।
मैं पढ़ाता हूँ स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में, बोले हम लोग को बच्चा मत समझना, समझाने समझाने की कोशिश नहीं करना, ऐसा वार्न करते हैं एकदम से धक्क हो जाएगा यहाँ पर कि क्या बोल दिया इनने, इनको कैसे मालूम। डेफिनेटली उनके जीवन का इतना अनुभव, 60-65 उम्र है उनकी यार, जानते होंगे। जब हमारे जैसा बच्चा आदमी थोड़ी बहुत जानता है तो वो तो जानते ही होंगे। पहले से उनकी इज्जत करिए आप, अच्छे लोगों की इज्जत करिए, बहुत कुछ अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए, तो एक क्वेश्चन ये था, इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि साहब आपको पहली बात को बोलना कैसे, दूसरी बात अगर उनको कोई डाउट होगा तो कहेंगे ये घटना आपको कैसे प्रेरित करती है, तब आपको विश्लेषण बताना है उसका। जब वो पूछे कि यही घटना क्यों, तब बताना है, ठीक है, पहले से नहीं बताना सब कुछ। और फिर इसके बाद में आता तीसरा डिप, थर्ड डिप आता है, ठीक है। जैसे एक सज्जन ने कहा कि 1857, एक सज्जन ने कहा कि सर वो अशोक ने धम्म घोष अपनाया, ठीक है, वो प्रेरित करती है। फिर यहां से पूछेंगे आपसे कि यार इतिहास में और भी कई महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, और भी कई महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, और वो अपने तरफ से गिनाएंगे अति महत्वपूर्ण घटनाएं, ठीक है। वो जैसे गिनाएंगे आपको कि गांधी जी के द्वारा नमक कानून को तोड़ना, दांडी यात्रा का प्रारंभ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, पुनर्जागरण में व्यक्ति की खोज, मानव की खोज। आपको ये प्रेरित क्यों नहीं करता? आपको प्राचीन काल के वह मूल्य ही क्यों प्रेरित कर रहे हैं कि साहब जी कोई व्यक्ति युद्ध कर रहा था, उसके स्थान पर वो कहता नहीं अब मैं शांति की नीति अपनाऊंगा, जबकि रोमिला थापर जी तो कई व्यू उनके प्रति व्यक्त करती हैं आलोचनात्मक तौर पर। इस तरह से वो क्लिष्ट क्वेश्चन, यानी कि अब उनने रखे ऑप्शन कि साहब उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये क्यों नहीं लगी आपको, आपको वही क्यों लगी? तो बताइए पहले शुभम जी, मैंने ये जो 3 घटनाएं 4 घटनाएं आपको कही, जी सर। या कहा कि इतिहास की और भी घटनाओं में यही क्यों? जी सर। सर दरअसल अशोक सम्राट जो थे वो पहले पूरे विश्व के इतिहास में मुझे लगता है सर सबसे पहले वो सम्राट हुए जिन्होंने राजनीति जो साम्राज्यवादी नीति थी उसकी जगह पे मानवता आधारित नीति को लागू किया था, और उन्होंने जो मानदंड स्थापित किए थे उन मानदंडों को वर्तमान में यूएन भी पूरी तरीके से प्राप्त नहीं कर पाया है, उस ऊंचाई तक वो पहुंच चुके थे सर। जी सर। उनने मानदंड निर्धारित, नैतिकता के मानदंड सर जो। जी सर। माइक ऑफ कर लीजिए पहले, बाकी लोग माइक ऑफ। शुभम जी का ऑन रहेगा। 2 चीज अपन ने कही, विश्व के पहले सम्राट जिन्होंने ऐसी बनाई। क्या ये तथ्य सही है? सर जहां तक मैंने पढ़ा है सर, मुझे लगता है सम्राट अशोक पहले ऐसे इतिहास में जो शासक थे जिन्होंने साम्राज्यवादी नीति के मानवता आधारित नीति को यानी कि धम्म घोष को लागू किया था सर। ठीक है, इस चीज को गूगल करना, उनके वर्ड साम्राज्यवादी नीति वर्ड हटा देना, मानवतावादी नीति अपनाने वाले प्राचीनतम शासक। यदि हम्मुराबी ने कोई हम्मुराबी चलाई है, यदि किसी ने कोई यूनिवर्सिटी की स्थापना की है, अभी मानवों के कल्याण की नीति है, तो प्रथम बोलना ये आपके व्यू के हिसाब से हो सकता है कि आपसे परंतु हो सकता है इस पर कई लोग असहमति भी नाविकर दोनों बात। तो वहां पर केवल मुद्दा हो सकता है क्रॉस क्वेश्चनिंग का, इसमें अंतिम रूप से तो कुछ भी नहीं है, ना ही गलत कुछ भी है कि नहीं आप सर आवाज शुभम सर म्यूट कर लेंगे तो आवाज शायद क्लियर आएगी। आप जब बोले तब शुभम सर सुन ले, फिर उस जवाब देते समय माइक खोल लें। जी 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 बिल्कुल। ऑफ कर लीजिए माइक अपना, सब लोग अपना माइक ऑफ कर लें। जैसे ही मेरा सेंटेंस कंप्लीट होगा मैं ओवर कहूंगा, आपको अवसर दूंगा। तो उसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें एग्जामिनर कोई अंतिम निर्णय पे नहीं पहुंचना चाहता कि नहीं आपके द्वारा कहा गया जो कथन है ना वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहता। वो क्या करना चाहता है, थोड़ी सा हीटिंग करके आपको कंफ्यूज करना चाहता है कि आप अपने व्यू पर कितनी देर स्टेबल रहते हैं।
या आप अपना व्यू फ्लक्चुएट कर लेते, बदल लेते हैं। वो ये देखना चाहता है कि आप ढुलमुल स्वभाव के व्यक्ति हैं या अपनी बात पर अडिग रहते हैं। वो ये देखना चाहता है। सिर्फ इसके लिए गचर पचर किया था, नहीं हम बुरा भी, नहीं और भी था, एक वो भी था, एक वो भी था, एक वो भी था। मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा क्या है? वो आपकी पर्सनैलिटी को देख रहा है कि आप अपनी बात पर तार्किक रूप से कितना अडिग हैं। क्लियर बात है? चलिए ओवर। अब आप बोल सकते हैं शुभम जी। जी सर, मैं ये इतना ही था सर मेरा अभी इस क्वेश्चन पे। तो ठीक 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 ठीक। संतोष जी, आपने शायद जवाब दिया था क्या कि 1857? जी सर। अब आप बोलिए संतोष जी। हाँ सर। क्वेश्चन ये है कि क्यों 1857 की क्यों क्रांति यह इसलिए प्रेरित करती है कि पहली बार भारत में इतने बृहद पैमाने पर यह आंदोलन हुआ जिसने लोगों में जागृति फैलाने का कार्य किया, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार इतने पुरजोर तरीके से उखाड़ फेंकने का प्रयास किया गया। यह आपको इसलिए कैसे प्रेरित करती है? ये इसलिए प्रेरित करती है कि सर उस समय कुछ लोग जिन्होंने सपोर्ट किया था इसको, यानी बहुत सारे तो अंग्रेजों के पक्ष में थे, जमींदार और जो पढ़ा लिखा वर्ग था, पर जो इससे 1857 की क्रांति से पूर्व जो डलहौजी की नीति थी जिसके कारण बहुत सारे राज्यों को हड़प लिया गया था, तो बहुत सारे जो उससे प्रभावित हुए थे उन्होंने उसको क्रांति के रूप में जन्म देने का कार्य किया पहली बार इतने विस्तृत पैमाने पर। ठीक है, पर आपके आंसर से मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं हूं। मीन्स मुझे आपका आंसर उतना संतोषजनक नहीं लगा कि पहली बार भारत में से हुआ, पहली बार ये हुआ, पहली बार आपको कैसे सर इसलिए क्योंकि इससे पहले छोटे मोटे युद्ध हुए हैं, छोटे मोटे जो है विद्रोह हुए, या आपने ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाने का। सर मैं प्रयास कर सकता हूँ शुभम सर, मैं प्रयास कर सकता हूँ। माइक ऑफ करिए पहले। 1857 की घटना नो डाउट बहुत बड़ी, बहुत महान थी। मैं जानबूझ के वहां पर गचर पचर करने के लिए बोर्ड मेंबर्स की एक्टिंग कर रहा हूं, पहली बात तो। ठीक है, आपके ज्ञान को मैं बिल्कुल चुनौती नहीं दे रहा। वो एक बहुत महान घटना थी, मैं आपको एक्सप्लोर करना चाह रहा हूं। और अच्छा बोले आप। आपने अच्छा बोला संतोष जी, पर मैं चाह रहा नहीं और संतोषजनक और अच्छा बोलें, मैं ये चाह रहा हूं। पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, जब आपसे ऐसा करने के लिए दोबारा मैंने किया तो आपने कुछ शब्द ऐड करे, वहां से मिस्टेक हो गई। जैसे आपने कहा उसके पहले छोटे मोटे युद्ध हुए, छोटी मोटी घटनाएं हुई। 1857 की घटना बहुत बड़ी है, महान है, लेकिन आप किसी अन्य को छोटा मोटा नहीं बोलेंगे। ये बोले मतलब बहुत बड़ी अपन ने मिस्टेक कर बैठे हैं। ठीक है, क्योंकि उसके पहले क्या छोटी मोटी हुई फिर वो पूछेंगे जी कि क्या छोटी मोटी घटनाएं हुई, फिर पूछेंगे। फिर आप कहेंगे सन्यासी विद्रोह भी छोटा मोटा था क्या? जी सर, इसीलिए बताइए तो आप। इंटरेक्शन करने के पीछे उद्देश्य यही था कि आपसे बात करके कि जो चीजें गलतियां वो अभी नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे। बिल्कुल सही है, पहली बिल्कुल बात। सही है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इसीलिए मैंने पहले स्टेप उठाया कि आपसे जो भी भले वो प्रेरणा अलग मैटर हो गया, आपका सवाल था उसका जवाब देना था, अभी जो आंसर बना वो दिया, पर इसीलिए मैंने क्वेश्चन करने के, आपने क्वेश्चन किया तो मैंने कहा तुरंत जवाब देने की कोशिश करूं ताकि वो सीखे और बाकी साथ में जो अन्य हैं वो भी उस हिसाब से स्टेप उठाएंगे, तो कल कोई दूसरा प्रश्न करेगा तो हम सीखेंगे। सही है, सहमत हूं इस चीज से। चलिए, और कोई इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेगा? सर मैं देना चाहूंगा। बोलिए। जिसको जितना बोलना है बोल लीजिए अभी। यही आपका अभ्यास है, करनी चाहिए आपको। बाकी आप बोलिए शुभम जी, बाकी लोग अपना माइक ऑफ। जी सर, 1857 की क्रांति भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में इस प्रकार से मैं देखता हूं कि इस समय जाति और धर्म की सभी सीमाएं तोड़ करके पूरा भारत लगभग एक बृहद क्षेत्र में भारत के अंग्रेजों के विरुद्ध एक सामूहिक हमने
एक संघर्ष की भावना देखी थी, जिसने आगे चल के राष्ट्रवाद का बीज बो दिया था देश में। और इसी चीज से मैं प्रेरित हूँ कि किसी भी समस्या का सामना हम सब सामूहिक रूप से यदि करें तो किसी भी समस्या की जड़ें हिलाई जा सकती हैं सर। चलिए ठीक है, ठीक है, अच्छा प्रयास है ना। हालांकि बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है कि आपने बोला, तो सबसे मेन चीज है कि आपने बोलने का प्रयास किया। और जो बाकी लोग चुप हैं, इंटरव्यू के दिन तो मुंह खोलना पड़ेगा आपको। मैं कुछ बोलूं ठीक। सर, ऐड करूं? एक मिनट, बस एक मिनट। नेक्स्ट, अपन ने वहां कहा कुछ शब्दों को लेकर के मुझे आपत्ति है। पहला राष्ट्रवाद का बीज वो दिया, पहले अपन ने कहा संपूर्ण भारत, फिर अपन ने उसके बाद में उसको इंटरचेंज किया बृहत्तर भारत। बचना है थोड़ी सा इन सब बातों से, पहले सोच लेना कि अपन संपूर्ण भारत बोल रहे हैं कि बृहत्तर, क्योंकि जो आपने बोल दिया फिर वो उनने पकड़ लिया है साहब जी। और वो केवल उसमें यही देख रहे हैं कि कितना चीजें सीधी सीधी स्लाइटली चल रही हैं, और जो वर्ड गलत गलत आया या उस मानदंड पर सधा हुआ नहीं आ रहा, तुरंत उसको पकड़ के वो नोट डाउन कर लेते, फिर अभी पूछेंगे वो बाद में। ठीक है, तो प्रयास ये रखना कि आपका सेंटेंस बिल्कुल तीर की तरह नपात तोला रहे, बिल्कुल निशाने पे जाके लगे बुलसाई पर। प्रयास ये करिएगा। दूसरा अच्छा प्रयास आपका ये था कि आपने अच्छी जो क्लासिकल शब्दावली है उसका उपयोग कर रहे हैं बोलने के। हालांकि दिक्कत जा रही है आपको बोलने में, पर ठीक है, कोशिश तो कर रहे हैं, ये महान बात है। ठीक है, चलिए, और कौन प्रयास करना चाहेगा या अगले क्वेश्चन पर आए? चलो अगला क्वेश्चन बताते हैं, उस पर आ जाते हैं। ये बताएं कि किस गवर्नर जनरल ने बचपन में आत्महत्या का प्रयास किया था? नहीं पता। और अंततः उसका निधन आत्महत्या से ही हुआ। रॉबर्ट क्लाइव सर। उसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम है? रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट, रॉबर्ट क्लाइव का जैसे ही वहां नाम आएगा, अब देखो कुछ क्वेश्चन वहां से निकलने की संभावना होती है। रॉबर्ट क्लाइव का टाइम पीरियड बता दीजिए एज अ गवर्नर। 1757 1767 17 कौन? कोई एक व्यक्ति अपना नाम, शहर का नाम फिर बोलना चालू करे, ताकि मुझे बाकी को रोकना हो तो मुझे नाम तो समझ में आ जाए कि कौन बोल रहे हैं। जी सर, मैं संतोष राठौर। 1757 से 59। ओवर। जी। ठीक, गलत जवाब है ये। आगे और कोई? और कोई? केवल 1757 से 1759 था, 59 तक था बस। दोबारा क्लाइव कभी गवर्नर जनरल बन के नहीं आया। आए ना सर 65 से 67। एक बार में दोनों बताएंगे सर कि 2 बार वो रहे हैं, उनका पहला टाइम पीरियड ये रहा है, दूसरा टाइम पीरियड ये रहा है। इंटरव्यू बोर्ड ऐसे में इरिटेट होने लगता, गुस्सा होने लगता है। जी समझिए इस बात को। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। जी। अगर आपसे पूछा जाए इस टाइप से कंपैरेटिवली क्वेश्चन कि अकबर और अशोक में से आप किसे चुनेंगे, किसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, क्या बताएंगे? इस क्वेश्चन पर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसको बहुत ही कम लोगों ने देखा था, क्योंकि वैसे ही बुद्धिजीवियों की आबादी बहुत कम होती है। चलो इसको अगला इंटरचेंज करते हैं। हिटलर और मुसोलिनी में से आप किसे महत्वपूर्ण मानेंगे और क्यों? पहला आंसर तो हर कोई ये कहे नहीं सर दोनों ही उतने महत्वपूर्ण नहीं है, या दोनों ही उतने अच्छे नहीं है, या दोनों में से मैं किसी को भी अच्छा नहीं मानता हूं, अपना प्रमुख नहीं मानता हूं। वो कहीं ये सब नहीं पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? आपका प्रियजन कौन है, सजन कौन है, ये नहीं पूछ रहे हैं। आपसे पूछ रहे हैं दोनों में से किसे अधिक महत्वपूर्ण मानेंगे। महत्वपूर्ण पूछ रहे हैं और क्यों। चलिए नेक्स्ट, देवीराम जी जवाब दीजिए। देवीराम जी जवाब दीजिए। मुझसे फोन पर गप्याकर आप लोग कितनी प्रैक्टिस कर लोगे?
जहां सामने बात करिए आंखों में आंखें डाल के। चलिए, और कोई व्यक्ति जवाब देना चाहेगा? सर जो भी मैं व्यक्ति जवाब देगा उससे अगला क्वेश्चन पूछेंगे। क्यों? आपने कहा हिटलर, सर अतुल हिटलर, जी, जी सर। क्यों? सर हिटलर, जैसे हिटलर सर उन अपनी अपने देश को मातृभूमि के रूप में मानता था, इसलिए उन्होंने उनकी सोच थी कि मैं जो भी कर रहा हूँ देश के प्रति कर रहा हूँ, अपने लोगों के प्रति सर, ऐसा। ऐसा तो मुसोलिनी भी मानता था और बोलता था। ऐसा तो पर उनकी मुसोलिनी भी मानता था। जी सर, पर मुझे कहीं लगता है कि हिटलर ज्यादा अपने लोगों और अपने देश के प्रति। तो क्यों लगता है सर आपको? सॉरी सर, इसके आगे थोड़ा सोच नहीं पा रहा हूँ मैं। सर सर मैं बता सकता हूँ नाम शुभम। सर। जी सर। हाँ, बताइए। सर मुझे लगता है कि हिटलर और मुसोलिनी में से यदि एक को चुनना हो तो मैं मुसोलिनी को चुनूंगा, क्योंकि मुसोलिनी हिटलर मुझे लगता है इस चीज के लिए दोषी हम उसको मान सकते हैं कि अगर हिटलर। प्लीज जी सामने सर। देखिए। बिल्कुल नहीं कहा कि दोनों में से आप किसे चुनेंगे। ऑप्शन क्या है? कौन अच्छा है, कौन बेहतर है? नहीं, ऐसा नहीं है क्वेश्चन। कोई बताएगा मैंने क्या जी क्वेश्चन पूछा है? आंसर ना बताओ, क्वेश्चन ही बताओ। हेलो सर, आवाज आ रही? जी हाँ। सर कृष्णा हरदा सर। हाँ सर, आपका क्वेश्चन ये था कि दोनों में से कौन महत्वपूर्ण है, हिटलर और मुसोलिनी। यस, ये था क्वेश्चन कि दोनों में से कौन महत्वपूर्ण है। आप किसे चुनेंगे, आपको पसंद कौन है, ये सब नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन जानबूझ के ऐसा फ्रेम किया गया है। दोनों व्यक्ति पसंद करने लायक नहीं है, दोनों व्यक्ति चुनने लायक नहीं है, जीवन में अपनाने लायक नहीं है। ये बात पहले से क्रिस्टल क्लियर है बोर्ड मेंबर्स को भी, और इतिहास के जो अच्छे जानकार हैं या मानवतावादी किस्म के जो लोग हैं उन सभी को। कहा गया है ये कि महत्वपूर्ण, कीवर्ड को पकड़ लेना बस, यार वो पूछ क्या रहा है, क्योंकि अगला क्वेश्चन क्या होगा? क्यों? मैं जवाब दूं थोड़ा सा जो भी है यार। जी जी, जवाब दीजिए आप। सर मैं संतोष राठौर हरदा से। मैं हिटलर को इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूं कि हिटलर ने जो है मजदूरों को और अन्य लोगों को संगठित करने का कार्य किया। फिर उन्होंने वो तो सत्ता, मार्क्स। उसके बाद इन्होंने सत्ता उनके माध्यम से हासिल करने का प्रयास किया, अपने दल का कई प्रचार लोगों प्रसार करके। शासकों ने किया, कई शासकों ने, राजाओं ने अपने दल का प्रचार प्रसार किया। और बोलिए। कई नेताओं ने अपने दल का प्रचार प्रसार किया। मुसोलिनी ने भी किया, अगर इन दो में किसी बात कही जाए तो। ग्रेट इटली, एंशिएंट इटली इत्यादि के बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसने दिए। इटली का ही उसने फांसीवाद वाला वो चिन्ह अपनाया, फरसा, फरसे में लिपटी हुई रस्सी इत्यादि, प्राचीन इटली की महानता, टैगलाइन उसके वही थे। ऐसे बहुत सारे काम तो मुसोलिनी ने किए। तो दोनों में महत्वपूर्ण कौन सा और क्यों? ऐसा क्या काम है जो, यहाँ इस क्वेश्चन को डिकोड करिए, देखो ऐसा क्या काम है जो दोनों में से किसी एक बंदे ने किया और दूसरे ने नहीं किया। ऐसा है क्वेश्चन कि एक ने किया दूसरे ने नहीं किया, ये है वो क्वेश्चन जिससे आप उसको महत्वपूर्ण मान रहे हैं। कोई बताना चाहेगा? मैं चालू करूं, काफी लेट हो रहे हैं। सर मुसोलिनी ने इटली के एकीकरण के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करी थी। मुसोलिनी ने इटली के एकीकरण की पृष्ठभूमि तैयार करी थी? मैं अभी यही याद बिस्मार्क कर नहीं, पा रहा हूँ। इटली का सॉरी एकीकरण कब हुआ था?
1871 में। मुसोलिनी जन्म कब लेगा और सत्ता में कब आएगा? अच्छा सर, सॉरी सर, मैं 1920 के पश्चात में। जी ये तो वही बात है कि अंग्रेजों का भारत में करोड़ों साल से शासन हुआ। सर मुझे लगता है सर इसका, सर मैं शुभम, मुझे लगता है सर इसकी विचारधारा वो जो फांसीवाद और नाजीवाद है उसमें इसका उत्तर छुपा है सर। नहीं छुपाया। फांसीवाद कम हिंसक नहीं थी उतनी जितनी नाजीवाद रही। पहली बात तो इज्जत करिए क्वेश्चन। जी सर। तो आपसे पूछा गया है, मतलब उसमें कुछ है कार्यक्रम, कुछ है उसमें, उसकी इज्जत करिए। वो जो है वो वाकई में प्योर गोल्ड है, इसमें कोई दो मत नहीं, बहुत डेप्थ में है वो। उसको हल्के में तो लेना ही नहीं, क्योंकि शत्रु को हल्के में लिए तो गए। आगे। हिटलर ने अपनी बुक लिखी थी मेरा संघर्ष। मुसोलिनी भी कछु तो लिखा होगा, मेरा संघर्ष, मीन कैंप, कुछ तो लिखा होगा। कहो तो अब भी प्री के फैक्ट निकाले हम, नोट्स उठाइए आप हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का, अब भी हम दिखा दे रहे 36 चीजें, मतलब वो है ही नहीं। और कोई? सर देवीराम धुर्वे सर। हाँ देवीराम जी बोलिए। यहूदियों को मौत के घाट उतारा। नो 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 नो, हो गया टाइम। अब देवीराम जी की बात। हाँ देवीराम जी, कैमरा चालू करिए पहले तो, आपकी बॉडी लैंग्वेज देखनी है हमको। सर मैं हिटलर को इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं क्योंकि उसने युद्ध के दौरान पहली बार मित्र राष्ट्रों को चैलेंज किया और उनसे इतनी बड़ी शक्ति से उसने युद्ध के लिए मतलब अपने आप को तैयार किया। संतोषजनक नहीं उत्तर। और कोई कारण हो आपके पास? मित्र शक्तियों को चैलेंज किया इसलिए महत्वपूर्ण मानते हैं। सर अंत में आप जरूर बताइएगा आंसर। सर अंत में आप जरूर आंसर बताइएगा। नहीं बताएंगे यार। और कोई? और कोई? वंदना जी बताइए आंसर। बताइए वंदना जी आंसर। दीप्ति जी आंसर बताइए। सर मैं सर मैंने अभी अच्छे से अध्ययन नहीं किया इन टॉपिकों का। चलिए कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट। चलिए आंसर पर आ जाते हैं, फिर समाप्त करेंगे। देखिए इसका आंसर किस टाइप का है, थोड़ी सा सोचिएगा, देखिएगा। मैं बताता हूँ कुछ चीजें, कुछ बिंदु आपको देता हूँ कि आदरणीय सर, जिनसे भी आप बात कर रहे हैं, बोर्ड मेंबर है ना, कि सर मैं हिटलर को अधिक महत्वपूर्ण मानता हूं क्योंकि उसके द्वारा किए गए कार्यों से, भले ही वे नकारात्मक कार्य थे, उन्होंने विश्व इतिहास की दिशा को बदल दिया और उसका लाभ कहीं ना कहीं भारत को एक सकारात्मक रूप से हुआ। इसलिए मैं उसे विश्व इतिहास के पटल पर अधिक महत्वपूर्ण मानता हूं। तो अगला क्वेश्चन वो ये पूछेंगे कि नहीं ऐसा क्या उसने किया जिसने विश्व इतिहास की धारा को बदल दिया। तो फिर मैं बताऊंगा कि सर उसके पूर्व में विश्व इतिहास की धारा ब्रिटेन, फ्रांस और विजेताओं के रूप में दुनिया पर शासन करने वाले देशों के रूप में चल रही थी। हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक पूर्व उन्हें चैलेंज करना प्रारंभ किया, उनसे द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा और उसके परिणाम स्वरूप निश्चित रूप से जर्मनी की पराजय हुई, परंतु उसके बावजूद भी उसने संपूर्ण विश्व में कुछ ऐसे सकारात्मक परिवर्तन लाए, जैसे लीग ऑफ नेशन की असफलता को स्वीकार करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, आक्रांता देशों को रोकने के लिए, कमजोर देशों के ऊपर शासन और औपनिवेशिक शक्ति विस्तार इत्यादि को रोकने के लिए उसमें बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए। कहीं ना कहीं हिटलर के कार्यों से जिस प्रकार से इंग्लैंड, ब्रिटेन कमजोर हुआ, उसका परोक्ष रूप से ही सही परंतु लाभ भारत जैसे देशों को भी प्राप्त हुआ तथा दुनिया से उपनिवेशवाद समाप्त हो सका। ऐसे कई घटनाएं परिणति के रूप में वहां घटित हुई, जिसके लिए हिटलर के सकारात्मक या नकारात्मक कार्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्तरदायी थे। इसलिए मैं उसे अधिक महत्वपूर्ण मानता हूं। मेरा प्रिय नहीं है वो, मेरा प्रिय नहीं है, मैं उसे महत्वपूर्ण मानता हूं इतिहास में। ये है वो। क्लियर बात है? इतने में हिंट या कहना चाहिए दिशा मिल गई होगी ना, तो आप दिशा में बना लोगे आंसर। एनी डाउट? समझ में आया कि नहीं? आगे सर। कुछ इस प्रकार से अपन को वहां रखना है और इतने आंसर देने के बाद भी संभव है कि वो आपको कुछ कम नंबर दे दें,
कोई बात फंस जाए तो वहां पर अपनी जो नांद है उसको भी थोड़ी सा नियंत्रित रखना है साहब जी, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। जी चलिए आज की क्लास हम समाप्त करने वाले हैं। अपना रजिस्टर रेडी रखना साहब जी, हम फटाफट बिल्कुल क्वेश्चन धड़ा लिखवाएंगे आपके, प्लस उसका विश्लेषण बताएंगे, फटाफट आपको करना है। क्लियर बात है, भर भर की चीजें तैयार रहेंगी और इसका कोई पीडीएफ नहीं भेजेंगे, मांगना भी नहीं, जिसको चाहिए लिखेगा, ये नहीं कि सर पीडीएफ भेज दीजिए, नहीं भेजेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बस कुछ चंद भेजे जा सकते, फोटो इत्यादि, उसके विश्लेषणात्मक उत्तर थोड़ी ना भेजे जा सकते हैं, वो तो क्लास में ही रहेंगे। जितना आज क्लास में बताया उसका नोट्स कैसे तैयार करोगे? सर, आपका वीडियो देख के उसके बाद जो क्वेश्चन है उसके आंसर हम स्वयं लिखेंगे और तैयार करेंगे। यस, तो उससे क्या चिंतन बढ़ेगी, चिंतनशीलता बढ़ेगी, उससे आपका ध्यान जाएगा इतिहास के विभिन्न पक्षों पहलुओं पर, ये अधिक महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ठीक है। तो उसको अंदर जनरेट करना है, 400 किताबें खरीद के अलमारी में रखना नहीं है, वो तो अपन जिंदगी से करते आए हैं, भर गई अलमारी में जगह नहीं है। अब क्या करना है, कुछ नया, कुछ डिफरेंट अपन को करना है, इसके लिए अपन को नोट डाउन करना पड़ेगा, बाकायदा डेट डाल करके काम करिएगा, ठीक है। और भी कई ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि हम आपसे कहें कि एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन क्यों किया था? म्यूट कर लीजिए, आवाज गड़बड़ हो रही, दीप्ति सिस्टर या कोई का है। संतोष जी म्यूट करिए, देवीराम जी म्यूट करिए। क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी ने राजधानी परिवर्तन क्यों किया? सर मैं अतुल। सर उत्तर भारत में जैसे मंगोलों का आक्रमण हो रहा था, उनसे सुरक्षा के लिए, और दक्षिण भारत में सर दौलताबाद राजधानी इसलिए लेगा क्योंकि वो दक्षिण भारत पर भी समान नियंत्रण करना चाहता था, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में। नहीं, ये प्रमुख कारण नहीं है। और कोई व्यक्ति और कोई कारण? जी सर, शॉर्ट में बोलना, आंसर आना चाहिए आपका। ओके सर, मोहम्मद बिन तुगलक के राजधानी परिवर्तन के पीछे 2-3 कारण बताए जाते हैं। पहला एक कारण ये बताया जाता है कि दिल्ली के लोगों ने उन्हें अपमानजनक पत्र लिखना शुरू कर दिया था। उसका दूसरा जो विदेशी आक्रमण थे, उस विदेशी आक्रमण से, और तीसरा राजधानी परिवर्तन, सेंटर में वो राजधानी को लाना चाहते थे जिससे दक्षिण भारत और उत्तर भारत दोनों पर नियंत्रण रखे। ये सबसे पहले बोलना है, तीसरे नंबर पे जो कहा है जी। ठीक, आज आप जाकर इस टॉपिक को पढ़िएगा सब लोग, तो वहां पर ये सारे कारणों की चर्चा की गई। वो बता रहे गंदे गंदे लेटर लिखते थे, ऐसा था वैसा था, तो सब बता रहे हैं। दंडित करना क्या है, करनी बोलता, पूर्वजों को प्रताड़ित किया, ये वो सब है। बात दूसरी थी, वेल एजुकेटेड था वो, ज्योग्राफिकल चेंज हो रहे थे। दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा एरिया किस बंदे का था? बोले साहब एमबीटी। उस बड़े एरिया के केंद्र में राजधानी रख करके प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना, इसलिए वो था, ताकि वो साम्राज्य या राज्य सल्तनत टूटे ना। आज भी यही होता है कि साहब जी राजधानी को उस हिसाब से रखा जाता है, वरना विखंडन होगा। मध्य प्रदेश की पुरानी राजधानी बोले साहब जी भोपाल, क्यों छत्तीसगढ़ अलग हुआ? क्योंकि छत्तीसगढ़ के निवासियों को दूर पड़ रहा था। बाद में जब छत्तीसगढ़ बनाया जाएगा तो उसकी राजधानी पूरे छत्तीसगढ़ के बीचों बीच में रखी जाएगी। हाँ, समझ में आ पा रही बात? अभी बहुत सारे राज्यों में राजधानी को लेकर के बात हो रही है, चाहे कर्नाटक आप देख रहे, चाहे मुंबई देखें, तो कई जगह करते बोल सर जी प्रथम राजधानी ये, द्वितीय राजधानी ये, ऐसे कई मामले चल रहे हैं। तो उसको रिलेवेंट करते, उन समस्याओं को जोड़ते हुए उसका समाधान इतिहास में देख रहा है, क्योंकि इतिहास प्राचीन और वर्तमान काल के बीच में अंतहीन संवाद है। आपने बोला था, किसने? ऐसा ही कहा था, अनवरत संवाद है, और भी लंबा चौड़ा सेंटेंस है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जाते हैं। ये बड़े डिटेल्ड या विश्लेषणात्मक। एक और होगा, भारत विभाजन का कारण क्या था, ये होमवर्क में है। यस सर। ठीक है, एमपी पर जानबूझ के अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, इस पर क्वेश्चन आने वाला है कि वंदे मातरम की
पहली बात तो वंदे मातरम क्या है हमारे देश में? राष्ट्रगीत है सर। ठीक है, गीत है कि गान है, इसको लेकर के कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, उससे संबंधित बेसिक फैक्ट, कब अपनाया गया, किसने लिखा है, कौन सी किताब में लिखा, किस वर्ष में लिखा है, पहली बार पब्लिश कब किया गया, पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में कब गाया गया, अभी कितने वर्ष हो गए हैं, कौन सी जयंती मना रहे हो, किस डेट को मना रहे हो, अब भी मनाई है आपने, इस तरह से करके क्वेश्चन, ये फैक्चुअल है। ठीक। इसके बाद में फिर कुछ आते रिटर्न था कि भैया एक काम करो, जो आपका राष्ट्रगीत है कुल कितनी लाइनों का है, सुना दीजिए। समझ में आ पा रही बात? वहां मालूम है कि बहुत सारे बच्चे नहीं सुना पाएंगे, बस वो केवल क्रॉस चेक कर रहे टेम्परेचर को, केवल। बहुत रेयर है, सोवत कहेंगे साहब ये पूरा का पूरा पूरा कितनी लाइनों का, क्या करते आप, कितने पैराग्राफ होंगे, कितने पैराग्राफ का है, लाइनें या पैराग्राफ? अब वो वहां पर क्या कर रहे हैं, ऐसे 6 लाइन। क्या मैसेज आए? पक्का 6 लाइन का है? सर मुझे जहां तक है डाउट अभी क्लियर नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा अभी नहीं, वहां पर ये नहीं बोल सकते कि मुझे डाउट है, मैं तुक्का खेल रहा हूँ, नहीं, या मैंने नॉट श्योर हो गए। जी जी बिल्कुल, यहाँ पर वही प्रयास करिएगा, वही तौर तरीके बोलने की शैली इत्यादि अपनाइएगा जैसा अपन मान के चलो इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हुए हैं। बस मैं बिगिनिंग से यही कह रहा हूँ, अभी भी यही कह रहा हूँ, अगली क्लास में भी। ठीक है, चलिए, तो कुछ ये तैयार करके आइएगा और आपको मैं टॉपिक वाइज ये उठाऊंगा। वर्ल्ड हिस्ट्री में ये सेक्शन, स्टीरियोग्राफी में ये, फलाने में ये, दिखाने में ये, अपना स्ट्रक्चर है इन फ्यूचर में। फिर इसके बाद में इनके आंसर, क्योंकि फिर भी क्वेश्चन चलो फाइंड आउट कर जाओगे, पर आंसर क्या देना है, आंसर देना है, ये महत्वपूर्ण। बोले एक काम करो, गांधी और सुभाष में किसी एक को चुनना है, और क्यों? ठीक है, तो फिर फंसेंगे अपन। क्लियर है? चलिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास कब होने वाली है? परसों होने वाली है, कल नहीं है जी। परसों होने वाली, अल्टरनेट चलेगी। ठीक है, समाप्त करें। कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा किसी को? जिन जिनको समझ में आया हो ऐसे कर दो फटाक से। जी सर, एक अगले कोई टॉपिक तैयार करना है कि बस यही जो मोहम्मद बिन तुगलक, भारत विभाजन, या अलग? 2 हम बोल चुके हैं पहले ही, इतिहास लेखन और विश्व इतिहास पहले ही बोल चुके हैं पिछली क्लास में। ओके, ठीक है, चलिए जी, समाप्त कर रहे हैं। और किसी को समझ में आया टॉपिक? पुट योर हैंड। और लास्ट पॉइंट में एक और ऐड करना चाहूंगा। ठीक है जी, कि आज की इतिहास विषय की, इंटरव्यू की नहीं, इतिहास विषय के इंटरव्यू की क्लास क्या रही, कैसी रही, कुछ काम का था, बेकार था, बकवास था, ऐसा कमेंट आपको अपने क्लास के ग्रुप में जाकर के करना है। क्लियर बात है? जी सर। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू।